Hello, hi, I'm Shabina Khan. I'm a Bollywood choreographer and you're watching me on Filmy Mantra. सलमान खान में बहुत एटीट्यूड है बिकॉज उनके कुछ कुछ क्लिप्स हम स्पॉटिंग वाले वीडियोस देखते हैं. मेरी पूरी लाइफ इंस्पायर्ड बाय सलमान खान है. Wow. फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. वन फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो हर सोशल मीडिया हर पोस्ट पे कमेंट्स आते हैं फैंस के, क्या सलमान सर को डांस आता है? मुसलमान ने ग्रीन ले लिया और हिंदुओं ने ऑरेंज ले लिया, इसका मतलब वो आपके कलर नहीं है. शिवजी तो भगवान नहीं पहनते, वो तो ब्लू पहनते हैं, तो ब्लू शिवजी का कलर तो नहीं हुआ. शिवजी मुझे बहुत पसंद है. वो पॉलिटिकल सोर्सेज है इसलिए वो बोलते हैं. बाकी हिंदू हमारे साथ खाना खाते हैं और बाकी मुसलमान जो 5 मुट्ठी भर है जो बैठे हुए कहीं दिल्ली में अपनी संगठन चला रहे फतवा देते हैं, वो बोलता है हरा हमारा कलर. नहीं भाई, हरा तुम्हारा कलर नहीं है. जिहाद का असल मतलब है ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए लड़ी गई जंग को जिहाद बोलते हैं. और ये लव जिहाद बना दिया. ज्यादा बुरे जो मैंने जिंदगी में नहीं सुने. एक ऐसे अल्फाज जो किसी लड़की के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए. अब अगर आप देखो, मुझसे पहले जो पठान फिल्म का एक गाना था, वैभवी मैम को ट्रोल कर दिया. सिर्फ भगवा रंग की उन्होंने स्विमिंग पहन, आई नो, तो वो कलर है. अगर सेम केरला स्टोरी में जो बोला गया है वो गलत है. वो सही इस्लाम नहीं है. वो गलत मौलानाओं ने पढ़ा, गलत स्प्रेड किया. मैंने गीता पढ़ी है. खाली तुम्हारी माँ ने तुमको कितने अच्छे से पाला है वो. मैं कहती हूँ कि माँओं को बेटियों को अच्छे से नहीं, बेटों को अच्छे से पालना है. दारू नहीं पीना मेरी चॉइस थी, तो उसकी वजह से लोग मुझे नहीं बुलाते काम पे. पॉलिटिक्स भी होता है, कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ में, या फीमेल जैसे मुझसे कमीशन मांगने में शर्म आती है लोगों को. जो एक्टर्स को मिलता है वो टेक्नीशियंस को नहीं मिलता कभी. मुझे काम मिलना बंद हो गया था. मैं रोती थी, दुआएं मांगती थी. मैं इस काम से अपनी पूरी फैमिली को चला रही थी. कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पास पैसे नहीं है खाने को, आप उसको खिला दो. ईरान और इजराइल के बीच में काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, तो क्या कहना चाहिए आप उसकी? खानदान वालों ने मुझे अलग कर दिया. जी, हम उनके घर चले जाए तो उनके बेटे सो रहे होते बेडरूम में, बोलते बोलो हम नहीं हैं. आई डिड नॉट गॉट मैरिड इन पठान फैमिली. रात को खाना मिले तो किस दिन मिलेगा मुझे पता नहीं. कुरान को मौलाना जो बोल रहे वो मत सुनो, खुद पढ़ो. या किसी इस्लामिक फिल्म ने मुंह उठा के बोल दिया हिंदू गलत है. काली माता के लिए तो कुर्बानी बलि दी जाती है, यही बलि है. गाय के बछड़े काटे जाते हैं. लेकिन हम बोलते हैं कि मुसलमान लोगों ने ये काम वाम इतना अच्छा नहीं आता है उसको, बस खाली वो सलमान खान के साथ काम करके फेमस हो गई है. मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे मेरे असिस्टेंट से कम पैसा भी मिलता है. मोहब्बत भी देते और पैसा भी देते हैं वो सलमान खान. राम गोपाल वर्मा जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया. प्रेम रतन धन पायो में छक 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 सोनम ने डांस किया. आधा है चंद्रमा रात आप दबंग दबंग हुड हुड दबंग 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 नाक में नथनी माथे पे बिंदिया राम थई थई थई. मैं भट्ट साहब के साथ, महेश भट्ट साहब के साथ बहुत काम किया है. तो इज दिस द रीजन जो बाकी फीमेल कोरियोग्राफर्स से कम प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो? मुझे बुरा लगा, मैं काफी रोई क्योंकि पहले कभी सुना नहीं अपने बारे में गलत कि डांस क्यों कर रहा है अचानक, ये गोविंदा या ऋतिक क्यों बन गया. क्योंकि मैं कोरियोग्राफर हूँ ना, आप मुझे कैटेगरी में नहीं बांध सकते. सरोज जी के गाने क्यों फेमस है, फारा मैम के गाने क्यों फेमस है. तो म्यूजिक और टीवी देखना ये सब बहुत ज्यादा हमें अलाउड नहीं था. पहले फिल्म का नाम कुछ और था, अब ये फिल्म का नाम चेंज हुआ है. व्हाई इज इट सो? जैसे इस्लाम में कहते हैं या हर धर्म में कहते हैं कि इस हाथ से चैरिटी करो, इस हाथ को पता ना चले. अब बहुत क्रिटिसाइज किया, मुझे बहुत ट्रोल किया. किसी का भाई किसी की जान में जो एक स्टेप था नीचे बैठ के नीज पे, मेरा ही गाना था. एग्जैक्टली वही पूछ रहा था मुझे कि वो वाला बहुत वायरल हुआ है और बहुत मीम भी बने उस चीज को लेकर. अगर मेल में गोविंदा इतना ग्रेसफुल है तो फीमेल में माधुरी दीक्षित जैसा कोई नहीं. श्रीदेवी जी जो गुजर गई, उनके गुजरने के बाद मैं बहुत रोई थी कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई. आई वॉन्ट टू वर्क विथ ऋतिक रोशन. शाहिद कपूर इज अ वेरी गुड डांसर. दैट इज 5 5 5 6 7 8. व्हाई 5 to 8? माधुरी दीक्षित और सरोज जी के गाने देख देख के मैं उसी तरह सूरज बढ़ जाते हैं कि सॉन्ग्स पे घर में मैं मम्मी को डांस करके दिखाती. अब फर्क नहीं पड़ता, मुझे रियलिटी शो में नहीं बुलाया गया उस वक्त. अब रियलिटी शोज के जजेस की कोई वैल्यू नहीं रही है. कुछ और भी कोरियोग्राफर है जो नहीं चाहते थे मैं आऊँ. जब वो खुद प्रोड्यूसर बने तो मेरा नाम आया तो काट दिया. देयर कोरियोग्राफर्स लाइक फारा मैम. जब प्रेम रतन हिट हुआ था सबसे पहला कॉल बॉस्को का आया. मेरा हिट गाना हुआ था चल तेरे इश्क में, गदर फिल्म का. फारा खान कॉल्ड मी एट 9 in the morning. आई हैव 2 beautiful kids. मेरी बेटी का नाम दुआ है. Deepika's daughter name too. She took my daughter's name.
हाय गाइस, दिस इज अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा। आई एम श्योर आपने काफ़ी बॉलीवुड फिल्म्स देखे हैं और उस फिल्म के अंदर जो सॉन्ग्स है जो आप काफ़ी एंजॉय भी करते हो, लेकिन अक्सर उस सॉन्ग्स के पीछे जो कोरियोग्राफी का स्ट्रगल होता है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें सिर्फ नज़र आता है एक्टर्स का मेहनत, सिंगर्स के आवाज़ एंड फिल्म कितनी सक्सेस होती है उस रिलेटेड अब हम बुलाना चाहेंगे शबीना खान को ऑन फिल्मी मंत्रा, जो हमें एक्चुअली बताएंगे कि कोरियोग्राफर्स के पीछे क्या कुछ स्ट्रगल्स होती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम ऑन फिल्मी मंत्रा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अपकमिंग फिल्म्स, और मातृभूमि के बारे में भी सुना और कुछ क्लिप्स भी देखे हमने, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्या कहना चाहेंगे, हाउ वाज ओवरऑल एक्सपीरियंस शूटिंग फॉर दिस फिल्म? See, for me, this film is all about सलमान भाई। I call him सलमान भाई। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमेशा बहुत ही अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, बिकॉज मैं उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ। मैं ये कहूँ बेहतरीन अल्फाज में कि वो मुझे काफ़ी सालों से जानते हैं। मेरी यहाँ तक की ग्रोथ उन्होंने देखी है। मेरा पहला सॉन्ग एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर वॉज विद सलमान खान। गणेश हेगड़े वॉज द कोरियोग्राफर, इट वॉज खामोशी। एंड ये उस वक्त की बात है जब मैं जानती भी नहीं थी कि एक्टर कौन होते हैं, या कभी सलमान भाई को देखा नहीं था, क्योंकि घर में हमारे टीवी देखने का माहौल नहीं था। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली, तो म्यूज़िक और टीवी देखना ये सब बहुत ज़्यादा हमें अलाउड नहीं था। और फिर एक बहुत ज़्यादा मैं अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, तो इसलिए भी मैं देखती नहीं थी कि मुझे पढ़ाई करनी है। फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि किसी तरह से इस लाइन में आना पड़ा, या सोचो कि रास्ते बन गए और मुझे चलना पड़ा। और तो पहले हीरो ही मेरे सलमान भाई थे, उनको देखा। और उसके बाद जब मैंने गणेश आचार्य जी को ज्वाइन किया, तब भी सलमान भाई के काफ़ी गाने हम करते थे। तो मेरे लिए सलमान भाई इज़ लाइक दैट फरिश्ता जो फर्स्ट डे इन द इंडस्ट्री वॉज विथ मी, एंड टुडे व्हेन आई से आई एम हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज़ सलमान खान। उन्होंने मुझे बुलाया एज ए इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर, तो लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, क्योंकि इतना बड़ा स्टार जब आपको बुलाता है तो लोग आप पे ट्रस्ट करते कि अरे उन्होंने बुलाया तो इनको बुला लो, वरना देयर वाज अ पार्ट स्ट्रगल। तो सलमान भाई की फिल्म करना मेरे लिए वो है, मेरा घर है वो, यू नो। और एक अंडरस्टैंडिंग है, एक बॉन्डिंग है, एक समझ आती है मुझे कि भाई जानते हैं कि मैं कितना काम जानती हूँ, एंड आई नो दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स ही वुड लाइक, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस ही वुड लाइक इन हिज, बिकॉज लोगों को वो पार्ट उनका नहीं पता है कि ही इज़ अ ब्रिलियंट थिंकर। आई मीन जो वो सोचते हैं अपने सीन को लेकर या गानों को लेकर, वो हम शायद हमारा एक्सपीरियंस उनसे बहुत कम है। तो उस तरीके से एक मालूमात है कि भाई एक बोलेंगे तो मैं उसको दो करके कैसे दूंगी। तो मातृभूमि वॉज दैट ओनली दैट ही आई नेवर गो एंड आस्क कि भाई मुझे काम दे दो, इस गाना दे दो, वो खुद ही बुलाते हैं। उनके और भी फेवरेट कोरियोग्राफर्स हैं, बट मुझे पता है कि हर फिल्म में एक ऐसा गाना होगा जहाँ सलमान भाई को लगेगा कि मुझे बुलाना है, ही विल से शबीना खान को बुलाओ, शी विल डू द। तो एवरी फिल्म आई हैव ऑलवेज ही हैज़ गिवन मी 1 or 2 सॉन्ग्स, और जो गाने दिए हैं वो चैलेंजिंग भी थे, और उन्हें लगता था कि वो शबीना कर पाएगी, तो ही कॉल्ड मी। मातृभूमि ऑल्सो हैपेंड लाइक दैट। देयर आर अदर सॉन्ग्स, अदर कोरियोग्राफर्स, ही कॉल्ड मी फॉर पर्टिकुलर सॉन्ग एंड आई विच इज़ रिलीज्ड मैं हूँ। मैं हूँ सॉन्ग जो फैमिली बॉन्डिंग है, जिसमें हस्बैंड वाइफ है, देन ही इज़ नॉट देयर। तो ये जो फैमिली बॉन्डिंग वाली कहानी है, बात है, तो सलमान भाई अपनी हर फिल्म में किसी ना किसी तरीके से रखते हैं। इस फिल्म में भी रखा, और ही कॉल मी फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग जिसमें हम फैमिली बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, बीवी हस्बैंड रिश्ते। एंड ही कॉल मी एंड वी डिड द सॉन्ग टुगेदर विथ अ वेरी लिमिटेड टाइम, एंड ही रिलीज हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत वायरल हो गया, बहुत वायरल हुआ वो गाना। ऑडियो कहिए आप, म्यूज़िक कहिए, या जिस तरह से उसको दर्शाया गया, जो मूवमेंट्स दिखाए गए, यू नो, भाई हैड एक्सप्लेन मी कि ऐसे 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 मूवमेंट्स करना है। अपूर्वाला के डायरेक्टर ही एक्सप्लेन मी, एंड वी शॉट इट एंड द सॉन्ग इज हिट। दैट्स हाउ मातृभूमि हैपेंड, एंड 1 song, 2nd song, 3rd song, I just completed last song like 3-4 days back. तो मातृभूमि happened like that. बट पहले फिल्म का नाम कुछ और था, अब ये फिल्म का नाम चेंज हुआ है, व्हाई इज इट सो? See that तो core reason I would not know, but गलवान, the Battle of गलवान, वो टाइटल था, मातृभूमि टाइटल है। मुझे ऐसा लगता है कि मातृभूमि इज़ अ बेटर टाइटल फॉर द काइंड ऑफ फिल्म इट इज़। आई कैन नॉट स्पिल मोर अबाउट द फिल्म,
क्योंकि आई वुड वांट कि थिएटर में जाके ऑडियंस देखे कि फिल्म क्या है। तो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट वन सेगमेंट ऑफ द थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट मातृभूमि, जिसे हम माँ कहते हैं, वो हमारी ज़मीन है। तो मातृभूमि के लिए एक जान देना उस मातृभूमि के लिए वो एक लास्ट कहावत है कि हम मातृभूमि के लिए जान दें। मातृभूमि के और भी पहलू है, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के लिए ये टाइटल बेटर था। बाकी जो भी रीज़न हो दैट आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट दिस इज़ द बेस्ट टाइटल फॉर दिस फिल्म। लेकिन अगर सलमान भाई की बात आपने निकाली है अभी, तो वो एक है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सलमान खान में बहुत एटीट्यूड है, बिकॉज उनके कुछ कुछ क्लिप्स हम स्पॉटिंग वाले वीडियोस देखते हैं जहाँ पे बहुत सुनने में आया कि ही लिटरली पोस्ट हिज फैंस एंड व्हेन पिक्चर, या वो कोई पिक्चर क्लिक करने आते हैं तो ऐसे। तो एग्जैक्टली सलमान खान कौन है, क्या उनमें इतनी एटीट्यूड है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। हाँ, अगर कोई इंसान इतना बड़ा स्टार है, इतने अलग लेवल पे दुनिया को देखता है, अपनी फैमिली की जो बातें हैं, अपनी फैमिली की बॉन्डिंग फिल्मों में शेयर करते हैं अपने, वो इंसान बुरा कैसे होगा? एक्चुअली सवाल मैं ज़माने से पूछना चाहती हूँ कि आप किसको बुरा कहते हो? उसको जो खामोश रह के अंदर से गलतियाँ करता है उसको, या उसको जो आपके सामने भी वही है जो पीछे है? You know, the way he walks, the way he is quiet, he's a quiet person. When in person also he speaks, he's explaining, he's quiet, slow. He's not loud. His actions are not never loud. The way he appears in Big Boss, or maybe he walks in front of paparazzi, the way he is like that in personal life also. वो इंसान है जो कहता कम है और करता ज़्यादा है। अगर वो कभी गुस्सा हुए हैं किसी के सामने, तो वो एक्सट्रीमली किसी ने बदतमीज़ी की होगी, वो भी खुद के साथ नहीं। वो जब गुस्सा होता है जब आप किसी और के से बदतमीज़ी कर रहे हो, या आप औरतों से बदतमीज़ी कर रहे हो, क्योंकि वो फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी माँ की एज की औरतों को बहुत प्यार करते हैं। तो वो जैसे अपनी बहनों को देखते, जैसे अपनी माँ को, जैसे अपनी फैमिली के या अपने अराउंड की फीमेल्स को देखते हैं बहुत रिस्पेक्ट से, वो वैसे ही बाहर की औरतों को देखते हैं। तो अगर उनके किसी एक्शन से किसी को लगा कि इस एरोगेंस है, वो तो लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए भी स्टार्स को यूज़ करते हैं। तो आधा वक्त तो यही होता है उनके साथ कि आप अपनी रील्स को या अपनी चीज़ों को वायरल करना चाहते हो, आप ऐसा बोल दो और फिर उनके शॉर्ट्स दिखा दो। ये क्योंकि सोशल मीडिया आज सबके फिंगर टिप्स पे है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आई वुड वांट टू से दैट जैसे वो अपनी फिल्मों में दिखते हैं प्यारे, किसी के भी दर्द को समझने वाले, लोगों को हेल्प करने वाले, वो वैसे ही पर्सनल लाइफ में है। जितना कुछ वो करते हैं बीइंग ह्यूमन के थ्रू, या आउट ऑफ द बॉक्स जाके टेक्नीशियंस के लिए, डांसर के लिए, जूनियर आर्टिस्ट के लिए, या अपने एतराफ़ के लोगों के लिए, वो जो करते हैं वो उतना दिखाते भी नहीं है, कभी अपने मुंह से उन्होंने बोला भी नहीं है। जैसे इस्लाम में कहते हैं या हर धर्म में कहते हैं कि इस हाथ से चैरिटी करो, इस हाथ को पता ना चले, वो करते हैं। तो जितना लोग बोलते हैं वो खुद बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं है बोलने की। तो वो आपको तो पता ही नहीं है जो सलमान खान रियल में है, बहुत ही जो गोल्डन हार्टेड मैन जिसे कहते हैं वो है। तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें है नहीं जो दिखती है। हाँ। और जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि आपका पहला प्रोजेक्ट ही सलमान खान सर के साथ था, तो वो डे 1 से लेके नाउ टिल द लास्ट डेट, अभी जो आपने रिसेंटली अ वीक अगो एंड किया है सॉन्ग का कोरियोग्राफी, क्या कुछ चेंजेस आया है आप दोनों के बॉन्डिंग में? डे 1 पे कैसा था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज होते गया वो? डे 1 पे आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ आई थिंक 8-9 स्टैंडर्ड, तो मुझे भी इतना समझ नहीं थी उस वक्त। मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थी, क्लासिकल डांस सीख रही थी, वहाँ से मुझे सीधा सेट पे, तो मुझे पता नहीं चला। माय मदर यूज्ड टू बी विथ मी ऑन सेट्स, तो मुझे लगा था मुझे इनको सिखाना है, बट ही लाइक मी कि एक इतनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची सिखा रही है, तो सेट पे सब मुझे प्यार करते थे। उसके बाद जब मैं असिस्टेंट बनी गणेश आचार्य जी की और प्रभु देवा की, काम करना शुरू किया, तो ही रिकग्नाइज्ड मी एज अ वेरी गुड परफॉर्मर, बिकॉज एक्टिंग स्किल्स थी, तो डांस और एक्टिंग को मिला के एक एक्टरों जैसा परफॉर्मेंस आता था। तो ही वुड से शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, शी इज़ अ वेरी गुड टीचर, शी टीचर्स वेल। तो लड़कों को भी मैं सिखाती थी उस वक्त, लड़कियों को भी मैं लाइक मेल हीरोज़ जो होते थे उनको भी मैं सिखाती थी, क्योंकि आई यूज्ड टू परफेक्टली डांस, तो दे वुड से दैट शबीना तुम सिखाओ। तो हमेशा एक इंसान ज़िंदगी में आइडेंटिफाई उसी को करता है जो परफेक्ट होता है।
तो बीइंग परफेक्शनिस्ट वो मेरे स्कूल के ज़माने से मेरे अंदर है। होमवर्क करना, तो अपने काम पे भी मैं वो ले आई, अपना एक गुड स्टूडेंट वाला जो व्यवहार है, जो आदत है, वो काम पे भी। तो लोग मुझे रिकग्नाइज़ कर लेते। तो भाई ने भी रिकग्नाइज़ किया कि ये अच्छी लड़की है, काम करती है और बस काम के अलावा कुछ। तो वो वाली बॉन्डिंग आज भी है। आज भी मैं उनके सामने एज एन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर की तरह बिहेव नहीं करती। आज भी मैं उनके सामने एक असिस्टेंट की तरह बिहेव करती हूँ। दैट बॉन्डिंग बीइंग एन असिस्टेंट एंड एक्टर इज स्टिल देयर। सो प्रोफेशनलिज्म। बट उन्होंने एक चेंज लाया है। जब वो मुझे पहले शबीना शब्बो बुलाते थे, शबीना बुलाते थे, आज भी वो अकेले में बात करते हैं एडिटिंग पे या रिहर्सल पे या ड्यूरिंग द कैमरा इज़ नॉट ऑन, ही कॉल्स मी शबीना, बट इन फ्रंट ऑफ द यूनिट ही वुड से मैम, मैडम आइए। सो दैट इज़ वन चेंज आई सीन इन हिम। मैं उनको सलमान भाई कहती थी, मैं सलमान भाई कहती हूँ, सलमान सर कहती हूँ, लेकिन उनके अंदर एक चेंज आया जो उन्होंने मुझे कोरियोग्राफर बनने के बाद, मे बी प्रेम रतन के बाद, सेट पे मुझे मैडम बुलाना शुरू किया। तो आई फेल्ट वाई वाई यू कॉलिंग मी, आप मुझे शबीना ही बुलाया, आप मैडम क्यों बोल रहे हैं? ही टोल्ड मी वन थिंग जो मैंने अपने पल्लू से बांध लिया, सीखा मैंने उनसे। ही सेड मैं तुम्हें जो बुलाऊंगा और जो इज्जत दूंगा, लोग तुम्हें वो इज्जत देंगे। करेक्ट। यू आर फीमेल कोरियोग्राफर। ही सेड मैं मैम मैडम बुलाऊंगा, सब मैडम बुलाए। और बहुत लाइटली बोलकर निकल गए, इतनी बड़ी बात। तो मैंने वो सोच में नहीं कि ही इज सो राइट कि एक फीमेल कोरियोग्राफर को एक रिस्पेक्ट, इतना बड़ा स्टार देगा तो सेट पे सब रिस्पेक्ट देंगे। तब मुझे समझ में आया कि ये बात मैंने वो सीखी उनसे और मैंने वो अप्लाई किया। मेरी पूरी लाइफ इंस्पायर्ड बाय सलमान खान है। उनको देखकर मैंने अपने हर कदम को सीखा। तो ये है मेरा और उनका रिलेशन। आज भी उनके साथ सेम सेट पे होना बहुत बड़ी बात है। नो मैटर हाउ बिग सॉन्ग्स यू आर डूइंग, बीइंग ऑन द सेम सेट वेयर ही इज देयर, ये एक ब्लेसिंग्स है और एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, यू नो, खुदा से कि मुझे वो मौका मिलता है। तो कुछ लोग हैं इस इंडस्ट्री में जिनके साथ सेम सेट पे काम करने को मैं अपने लिए ब्लेसिंग समझती हूँ। सोचती हूँ कि ये ऊपर वाले की देन है मुझे, क्योंकि आप सीखते हो उनके साथ हर लम्हा। इवन इन द वर्क आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम। एक स्टार इतना सोचता है, टेक्निकलिटी उनको इतनी मालूम है, बिहाइंड द कैमरा जितनी चीज़ें उन्हें पता है, उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। मल्टीपल बिग डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, मल्टीपल गुड टेक्नीशियंस के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया है। तो वो जो कहते हैं वो लर्निंग है हमारे लिए। बहुत ध्यान से सुनती हूँ मैं जब वो कुछ बात एक्सप्लेन करते हैं, कुछ कहते हैं। इंस्पिरेशन है वो हर लिहाज से। आई एम श्योर एक ही एग्जाम्पल आपने हमारे साथ अभी शेयर किया, ऐसे और भी चीज़ें होंगी जो आपने सलमान सर से सीखी होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मैंने उनसे सीखी है। और वो क्लोज कैमरा है लगा हुआ, उन्हें पता होता है क्लोज में क्या एक्सप्रेशन देना है, वाइड में कितना करना है, कितना नहीं करना। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, आपसे उनको परफॉर्म करते देख लो। और वो कभी रिहर्सल नहीं करते। बड़े बड़े हिट नंबर्स उनके हुए हैं, हिट स्टेप्स हुए, वो कभी रिहर्सल नहीं करते। उनका एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। सिर्फ कोरियोग्राफर ही अच्छे स्टेप्स लाते नहीं हैं। उन्होंने कई गानों में अपने स्टेप्स दिए, कभी नाम नहीं लिया। कोरियोग्राफर्स को इसका फ़ायदा हुआ है। या कभी उन्होंने नाम नहीं लिया, बट उन्होंने कहा ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। जब मैं उनके साथ काम करते करते मुझे पता है कि उनको ऑप्शंस चाहिए, तो टचवुड मेरी स्टेप्स कभी उन्होंने बदली नहीं, क्योंकि मैं ऑप्शंस में ले जाती थी। भाई ये ऑप्शन, और इतना काम किया तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी पता है और ट्यूनिंग हो गया है। स्टाइल है। सलमान खान का एक डांसिंग स्टाइल बन गया है, तो मुझे पता है कि इतना काम किया है तो आई डू स्टेप्स इन ऑप्शंस। देन ही विल से ये कर लो, ये कर लो। आई नो दैट ही विल नॉट लेट मी गो रॉन्ग। सो कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको। तो आप स्टेप्स ही ऐसे करते हो कि आपको पता है जो बेस्ट होगा सलमान भाई विल सिलेक्ट दैट, वैसे ही होता है। लेकिन सलमान खान का डांस अगर हम पूछे तो कितना अच्छा कर लेते हैं वो, बिकॉज वन फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो हर सोशल मीडिया, हर पोस्ट पे कमेंट्स आते हैं फैंस के, क्या सलमान सर को डांस आता है? उसका किस तरह से आप डिफेंड करना चाहोगे? ये सवाल क्यों लोगों के दिमाग में आया? सलमान खान ने कॉलर उठाया, पूरी दुनिया ने कॉलर उठाया। सलमान खान ने शर्ट किया, सलमान खान ने बेल्ट किया, सलमान खान ने चश्मा पीछे रखा। ये सब उन्हीं के स्टेप्स हैं। जब ये आए तो लोगों को नहीं पता कि जो ये कर सकता है वो उसके लिए डांस कितना आसान होगा।
आप देखो वांटेड में जो उन्होंने डांस किया, या प्रेम रतन में देखो, आप कितनी फिल्में उठा लो उनकी, आप जुड़वा फिल्म जो थी उस वक्त जो उन्होंने डांस किया, मैं असिस्टेंट डेज की बात करी, वो जब डांस करते थे ईज के साथ, चेहरे पे नहीं आता, ये लर्निंग चीज़ है। डांस इसे कहते हैं जब आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, चेहरा ईज में होना चाहिए, जो गोविंदा करते थे। हाँ, तो गोविंदा इज़ अ वेरी गुड डांसर, एवरीबडी से व्हाई नॉट सलमान खान इज़ अ वेरी गुड डांसर। उनका अपना स्टाइल है, इनका अपना स्टाइल है। तो सलमान खान इज़ आई थिंक द बेस्ट डांसर। इतना ईज आउट करके, इतनी फास्ट बीट में भी वो एक स्टेप करके निकल जाते हैं। दबंग दबंग ये लो या दबंग दबंग जो मैंने किया वो लो, एवरीथिंग इज हिज स्टाइल एंड इज़ अ वेरी गुड डांसर बाय द वे। बिना रिहर्सल के बंदा यूँ 2 मिनट में डांस करके कैमरा के सामने 1 टेक होके, तो वो बुरा डांसर कैसे हो सकता है? क्योंकि काफ़ी सॉन्ग्स के स्टेप्स है जो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, अच्छे वे में भी वायरल होते हैं और कभी कभी मीम भी बन जाता है वो डांस का। अगर 1-2 फिल्म की बात किया जाए तो किसी का भाई किसी की जान में जो एक स्टेप था नीचे बैठ के नीज पे, मेरा ही गाना था। एग्जैक्टली वही पूछ रहा था मुझे कि वो वाला बहुत वायरल हुआ है और बहुत मीम भी बने उस चीज को लेकर, और बहुत क्रिटिसाइज किया, मुझे Yes. बहुत ट्रोल किया। बट मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपके इंटरव्यू के माध्यम से, उसमें बुरा क्या था? अगर लोग मीम नहीं बनाते और सलमान खान की एक स्टेप को लेके आप उसको जरिए अपने रील्स को फेमस कर रहे हो। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने देखा है काफी रील्स जहाँ पे उन्होंने सलमान खान का ये डाला है, नहीं लगता सॉन्ग की बात कर नहीं रहे हो लगता, आप। एग्जैक्टली लंजेस जिम में ऐसे होते हैं, लंजेस सलमान के ऐसे होते हैं। अगर ऐसे उनका reels वो बने। कैरेक्टर ज्यादा डांस नहीं कर सकता, उस फिल्म का कैरेक्टर, आप देखो अदर सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म ऑल्सो, हिज कैरेक्टर, ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हिज कैरेक्टर, कैन डू दिस मच, कैन डू दैट मच। तो वो कैरेक्टर एक डुएट सॉन्ग में कभी डांस स्टेप होता नहीं है। अगर उस बंदे ने जेब में हाथ डाल के एक ऐसा स्टेप किया जो बहुत ही कूल है और पहले कई बार आ चुका है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ मसाला चाहिए होता है, मसाला पकड़ के बना दिया। बट उस गाने में मल्टीपल 99% उस स्टेप को हटा के वो गाना इतना ब्यूटीफुली शूट किया गया कि उस गाने के बिगनिंग के शॉट जो बाल उड़ रहे हैं पीछे से, उसके टीजर बनाए गए, लोगों ने कॉपी किया। जितना इस गाने को कॉपी किया उतना ही मीम बने, उतना ही मुझे ट्रोल किया। ठीक है, मुझे ट्रोल किया, बट आई वांट टू आस्क व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट स्टेप। उससे बुरे बुरे स्टेप्स आए लोगों को, लेकिन मसाला चाहिए। तो नाइदर वी कैन स्टॉप देयर नॉर दे विल स्टॉप मी और एनी अदर कोरियोग्राफर। वी विल कीप मेकिंग स्टफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे हर काम पे सराहा है, मेरे हमेशा बोला शबीना खान इज भाईज कोरियोग्राफर, शी इज़ गुड। यही वो लोग हैं जिन्होंने एक बार बुरा बोल दिया तो बुरा क्या मानना। ठीक है, समझ में आ गया। तो जितनी रील बननी थी बन गई, बट मेरे हिसाब से वो स्टेप बुरा नहीं था। आपसे जानना चाहेंगे मैं why बोलूं that वो step? बुरा नहीं था। Why that step? मतलब क्या सोच के आपने वो सॉन्ग में वो आपके See, पूरे होता choreography- क्या है, कई बार ना आपको कैरेक्टर देखना पड़ता है। कई बार डुएट सॉन्ग है, स्टेप नहीं चाहिए, लेकिन भाई ने बोला एक स्टेप डाल देते हैं, तो वो स्टेप अभी खड़े खड़े करना है, या तो मैं कमर का मूवमेंट देती नहीं हो लगता, वो गाने के ठुमके पे लड़की पे अच्छा लगता है, लड़के पे नहीं अच्छा। पीछे पहाड़ है, माहौल ऐसा है, हाँ। क्या दिया जाए, कैसे किया जाए। तो वो सब सोच के उस वक्त वो जो दिमाग में आया, जेब में हाथ डाल के हमने एक बार भी किया नहीं हो लगता, हमने 2 बार भी किया, हमने 3 बार भी किया, उसमें से किसी एक को डाल दिया। हमने ऑल्टरनेट मोमेंट्स भी किए, बट वो एक डाल दिया बिकॉज उस वक्त वहाँ बैठ के सबको लगा वो सही है, वो सही किया। लोग कुछ उठा लेते, कुछ नहीं उठाते, बस ये वैसे ही है। दिस इज़ वन ऑफ दो स्टेप जो आ जाती है क्रिएटिवली, हमने किया। डायरेक्टर वॉज देयर, सलमान भाई वॉज देयर, आई वॉज देयर, एवरीबडी वॉज देयर। ये एक नॉर्मल स्टेप है, इसमें कोई बुरा सोच के नहीं किया, बट बुरा बनाया गया तो बुरा हो गया, अच्छा बनाएंगे तो अच्छा होगा। फिल्में बनती है इतनी मेहनत से, कभी कभी उसी चीज़ को हिट कर देते, कभी कभी उसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। तो पीपल आर ऑल्सो डूइंग इट विद देयर माइंड सेट एट दैट मोमेंट, दैट सेम माइंड सेट वी क्रिएटेड द स्टेप। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि वो ट्रोल हो गए थे आप काफी चीज के लिए, काफ़ी हाँ, तो क्या कुछ डीएम्स आ रहे थे वो टाइम पे? बहुत ज़्यादा बुरे जो मैंने ज़िंदगी में नहीं सुने। एक ऐसे ऐसे अल्फाज जो किसी लड़की के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अब अगर आप देखो, मुझसे पहले जो पठान फिल्म का एक गाना था, वैभवी मैम को ट्रोल कर दिया, से भगवा रंग की उन्होंने स्विमिंग पहन दी। करेक्ट, आई नो। तो वो कलर है। अगर
मुसलमान ने ग्रीन ले लिया और हिंदुओं ने ऑरेंज ले लिया, इसका मतलब वो आपके कलर नहीं है, वो आप नहीं ओन करते। ये कब हुआ मुझे पता ही नहीं, कब मुसलमान ने ग्रीन ले लिया और कब हिंदुओं ने ऑरेंज ले लिया और कब कैथलिक्स ने वाइट ले लिया, हमें नहीं पता। ये उन्होंने किया, किसी एक जमात ने मिलके या किसी एक संगठन ने मिलके बोल दिया कि हम भगवा लेंगे। शिव जी तो भगवा नहीं पहनते, वो तो ब्लू पहनते हैं, है ना। तो ब्लू शिव जी का कलर तो नहीं हुआ। शिव जी मुझे बहुत पसंद है, वो इज़ वेरी गुड लुकिंग भगवान, आई थिंक इज़ वेरी वेरी गुड लुकिंग। तो शिव जी ने ब्लू ले दिया कि ब्लू उनका कलर नहीं हो गया ना। तो वैसे किसी संगठन ने मिलके ऑरेंज अपना कर लिया और मुसलमानों के किसी संगठन ने मिलके ग्रीन अपना कर दिया, तो हम क्या करें। फिर आप सेंटिमेंटल वैल्यूज़ ज्वाइन करते हो। ये समाज के 100% में से 5% है। बाकी हिंदू ये नहीं बोल रहे, वो 5% बोल रहे हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, है ना, जिनके पास सोर्सेज है, पॉलिटिकल सोर्सेज है, इसलिए वो बोलते हैं। बाकी हिंदू हमारे साथ खाना खाते हैं, डेली हम बैठते हैं उठते हैं, वो हमारे पड़ोसी है, फैमिली से ज़्यादा करीब है। और बाकी मुसलमान जो 5 मुट्ठी भर है, जो बैठे हुए कहीं दिल्ली में अपनी संगठन चला रहे, फतवा देते हैं, वो बोलता है हरा हमारा कलर। नहीं भाई, हरा तुम्हारा कलर नहीं है। ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ये हम सबके कलर हैं। अगर हमने लाल पहनाई होती, थोड़ा डार्क ऑरेंज कर देते तो क्या वो गलत हो जाता? फिर बोलते नहीं लाल पहनाइए कोई बात नहीं, या हरा पहनते तो क्या मुसलमान बोलते? ये बकवास है, ये सब अपनी संगठन को आगे करने के लिए बात करते हैं। ऑरेंज भी हमारा कलर है, ग्रीन भी हमारा कलर है। तो उसी तरह से मैं अब अपनी बात को जस्टिफाई करती हूँ कि सारी स्टेप्स जो हुई वो मेरी ही स्टेप थी, हमारी ही थी। तो ये वाली स्टेप भी नहीं हो, लगदा वाली भी हमारी स्टेप है। आई वॉज ओनिंग ऑल माई सक्सेस रॉयली, आई विल ओन दिस स्टेप ऑल्सो रॉयली, लाइक दैट। तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। तो बस उसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं हिट होने की, फ्लॉप होने की, मैं ओन करती हूँ। तो मैंने सारे कमेंट्स भी ओन किए, मुझे बुरा लगा, मैं काफ़ी रोई, क्योंकि पहले कभी सुना नहीं अपने बारे में गलत, जब से होश संभाला है मैं हमेशा कोशिश की है कि सही तरफ से रहना है। बीइंग अ वुमेन ऑल्सो व्हेन आई वर्क इनटू इंडस्ट्री, आई नो मुझे अपनी लिमिटेशन में, मेरे 5 बहन भाई है, जब वो बड़े होंगे तो मेरे बारे में क्या सुनेंगे, ये मेरी अपब्रिंगिंग में आता है। तो मुझे बुरा बहुत लगा। माई ब्रदर्स ऑल्सो गॉट एंग्री कि यार आई सेड डोंट रीड इट, I told them don't read it, and I did not stop commenting also on my profile. So they were commenting on my profile, Salman Bhai's profile, everywhere, and they were commenting some stupid bad language also. My brothers felt bad and I was saying stop it, don't feel bad. अगर success like a queen, मुझे queen of choreography बोलते हैं ना, तो यही वो मीडिया है जो मुझे queen of choreography बोलती है। उन्होंने success अगर मुझे दिया है and I have handled it gracefully, दिस ऑल्सो ग्रेसफुली हैंडल कर लेते हैं। क्या मतलब है, 1000 बार अगर आप सक्सेसफुल होते हो, एक बार थोड़ा नीचे आ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। यही वो लोग हैं जो अच्छा भी बोलते हैं। तो बहुत ग्रेसफुली उसको हैंडल किया। 2-3 दिन तक मैं रोई, क्योंकि ये बात है 2 साल पहले, बट मैं ग्रो करी हूँ इन चीज़ों को, मैं मैच्योर्ड हुई हूँ इन चीज़ों से। मुझे पता चला कि नहीं, ये भी एक पहलू है, आना चाहिए था, आया, करेक्ट है। अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गई, और वो ज़रूरी था, और मैंने बहुत ग्रेसफुली इसको लिया। और मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मैंने वो गाना शूट किया, वो मोस्ट स्टनिंगली शॉट डुएट सॉन्ग है। आप बाकी शॉट्स भी देखो, टॉप एंगल शॉट जो शूट किया, लोगों को लगा हमने इसको कुछ AI करके या पोस्ट में कुछ किया है। नो, इट वाज ऑल रियल। तो ब्यूटीफुली शॉट्स एंड आई ओन इट। तो स्टेप भी मैं ओन करती हूँ। क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं वो भी ज़िंदगी में रहना ज़रूरी है, टू मेक यू फील ग्राउंडेड। तो मैं हम्बल हो गई, ग्राउंडेड हो गई, और ज़्यादा अच्छे से सोचने लगी, ज़्यादा मैच्योर्ड हो गई। तो आई टुक इट लाइक दैट। तो अगर कोई सॉन्ग की बात हम करते हैं तो एज अ कोरियोग्राफर मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होता होगा कि पहले सॉन्ग सुनना पड़ता है, कैसे टाइप का सॉन्ग है। बहुत सारे लव सॉन्ग्स में डांस स्टेप्स बहुत कम होते हैं एंड कंपेयर टू अदर पार्टी सॉन्ग और एनीथिंग। तो वो टाइम पे किस तरह से आप पूरा डांस कोरियोग्राफ करते हो, कितना डिफ़िकल्टी होता है एक्चुअली टू शूट अ लव सॉन्ग? सी, इजी एंड डिफ़िकल्ट आपके हाथ में है। आप इजी लेना चाहते हो तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आ जाओगे। मैंने अपने काम को डिफ़िकल्ट लेना शुरू किया था जब से मैं फर्स्ट डे इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर बनी थी। मैं आई एम द यंगेस्ट इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर बाय द वे। 19-20 साल की थी तब मैंने अपना पहला गाना कोरियोग्राफ किया था। तो
हमेशा से मैंने अपने आप को बहुत डिफ़िकल्ट लिया है। मैं डिफ़िकल्ट अपने आप को स्टूडेंट टेस्ट से ले रही हूँ। हमेशा जिन्हें फर्स्ट रैंकर रहने की आदत होती है वो ज़िंदगी में भी फर्स्ट रैंकर रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन, जैसे मेरी बुक होती थी तो मेरा प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम्स में भी मैं उतना ही इंडेक्स बना के डार्क करके ऐसे ही लिखती थी कि मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरा होमवर्क है। उसी को मैंने अप्लाई किया, क्योंकि स्कूल में थी तब काम शुरू किया, तो अप्लाई वही किया मैंने। तो डिफ़िकल्ट मैं अपने आप को बना देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी कैटेगरी ऑफ कोरियोग्राफर्स में आना था हमेशा से। तो हमेशा से चाहती थी कि मुझे लोग इसलिए ना बुलाए कि ये लड़की है, यंग है, चलो बुलाते हैं, डिनर करते हैं, टेबल पे बैठते हैं और काम देते हैं। आई ऑलवेज फेल्ट द अदर पहलू ऑफ द सिक्का। सिक्के के दो पहलू, मैंने अदर पहलू चूज़ किया कि मुझे लोग इसलिए ना बुलाए कि इज़ अ यंग कोरियोग्राफर, सेक्सी लुकिंग गर्ल, लेट्स हैव फन, आई कैंडी। आई ऑलवेज वॉन्टेड पीपल टू सी माई ब्रेन, आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। लोगों को मैं कैसे दिखाऊंगी? तो अपने काम के थ्रू। लोगों को कब लगेगा कि ये गाना डायरेक्टर ने कोरियोग्राफर ने किया है, वो थिंकिंग मेरी उस एज से थी। क्योंकि डुएट गाने जब आते हैं लोगों को लगता है आधा वक्त डायरेक्टर ने किया है। डुएट के अलावा द मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग्स आर स्टोरी टेलिंग सॉन्ग्स, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। जो हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर राजू खान, जो सरोज खान जी के बेटे थे, वो करते थे। देखो उन्हें इतनी फेम क्यों नहीं मिली, जबकि वो मेरे हिसाब से द बेस्ट टेक्नीशियन कोरियोग्राफर है इन दिस इंडस्ट्री। द वे ही पुट्स द कैमरा, द वे ही सेज नरेटिव ऑफ द सॉन्ग, नोबडी डज इट, एंड मैं उनको फॉलो करती थी। तो सबसे डिफिकल्ट गाने होते हैं स्टोरी टेलिंग। जो मैं हूँ सॉन्ग आया, आप देखो आपको लगेगा कोरियोग्राफर ने नहीं किया, वो डायरेक्टर ने किया, बट स्टार्ट टू एंड वो मैंने ही शूट किया है। सलमान भाई ने स्टोरी डिस्कस की मुझसे, डायरेक्टर कभी थे कभी नहीं थे, ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, बट वो होते हैं स्टोरी टेलिंग सॉन्ग। डुएट सॉन्ग में भी एक लय होती है, हीरोइन भागी, आंचल उड़ा, वो भागकर आई, क्लोजअप आया, उठ। लेकिन डुएट सॉन्ग में आपको लय नहीं दी जाती, आपके कैरेक्टर एक्टिंग कर रहे हैं उसमें। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरा यही गाना मैं हूँ मातृभूमि का। उसमें आप देखोगे सीन है, बट सीन को पर्टिकुलर बीट पे करना है, वो डिवीजन होता है। गाने का 4 मिनट है, 4 मिनट में ये सीन आएंगे, उसको डिवीजन करके उतने लिमिट में शूट करना है, वो डिफ़िकल्ट है। तो गाना जब आपके पास आता है तो गाना रेडी है, फिर आपको फिल्म के कैरेक्टर्स देखने होते हैं, जो मैं देखती हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। कैरेक्टर्स देख के ये कैरेक्टर इतना ही नाच सकता है, अब ये कैरेक्टर डांस अगर ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं स्टेप्स दूंगी तो स्टेप्स हो जाए तो मेरा नाम होगा। नो नो नो, आई डोंट लाइक दैट। मैं दूसरों की, सॉरी बट मैं आई लाफ ऑन दिस स्टुपिडिटी ऑफ पीपल दैट यार द कैरेक्टर अभी तो डांस नहीं करने वाला कैरेक्टर था, ये डांस क्यों कर रहा है अचानक? ये गोविंदा या ऋतिक क्यों बन गया? ये सलमान खान क्यों बन गया? अचानक क्यों ऐसे कर? विच इज़ रॉन्ग, जो आपकी फिल्म की कहानी के नैरेटिव को रॉन्ग दिशा में ले जाती है। आई स्टॉप दैट फर्स्ट गो में मैंने वो रोका। गाना आता है, आप सुनते हो, फिर कैरेक्टर देखते हो, स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ मैं पूरी। जो डायरेक्टर्स ने मेरे साथ काम नहीं किया बोलते स्क्रिप्ट, कोरियोग्राफर को अरे आई गिव यू नरेशन। ऐसे आप नरेशन गाने के आगे पीछे का दोगे, मुझे कैरेक्टर समझना है, लड़की का, लड़के का, या गाने में जितने, फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। आई टेक माई ओन स्वीट टाइम, नो रश अप, आई रीड माई स्क्रिप्ट। डुएट सॉन्ग हो, स्टोरी टेलिंग सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो, डांसिंग नंबर हो, क्योंकि मैं कोरियोग्राफर हूँ ना, आप मुझे कैटेगरी में नहीं बांध सकते कि ये डुएट गाने में अच्छी है, ये डांस। मेरे डुएट गाने भी हिट है, मेरे डांस गाने भी हिट है, मेरे सैड सॉन्ग्स भी हिट है। ऑल आई हैव टू बी ऑल राउंडर बिकॉज आई एम अ कोरियोग्राफर, डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी। तो ये सब करने के लिए मैंने बिगिनिंग से अपने आप को बहुत बांध के रखा, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट टुक मी मेनी ईयर्स टू रीच हियर, 20 ईयर्स डाउन द लाइन। बट वो संयम बांध के रखा मैंने, सब्र रखा कि सेंसिबल कोरियोग्राफर बोलना है तो ऐसे ही काम करना होगा। तब लोग मुझे पूछने लगे कि वाई योर सॉन्ग्स लुक्स डिफरेंट, बिकॉज आई से बिकॉज द स्टोरी नैरेटिव इज गुड, बिकॉज द डांसिंग इज देयर, बट द स्टोरी इज देयर विद द डांसिंग एंड द कैमरा कॉम्प्लीमेंट्स माई सॉन्ग। तो वो आंखों को सूदिंग लगता है। वाई वी से ओल्ड सॉन्ग्स वर सो गुड टू सी, बिकॉज दैट टाइम एडिटर के हाथ में मशीन नहीं थी, एडिटर स्टीन बैक पे काटते थे, तो यू हैव टू शूट पर्टिकुलर 8 बीट 15 बीट्स दिस, तो यू नो आपको रील में काटना है, आपके पास छोटे छोटे कट नहीं कर पाओगे आप, तो आप प्रिसाइसली पहले शॉट लेते थे फिर काम कर। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ ओल्ड सिनेमा। करेक्ट, क्लोजअप्स ज्यादा होता है। आप मेरे गानों में देखो क्लोजअप्स दिखेंगे, क्योंकि 70 mm पे जब क्लोजअप्स आते हैं ना, एक्टर आपके दिल में बैठ जाता है।
तो जो एडिटर की मशीन, स्टेनबैक मशीन आई, दूसरी मशीनें आई, तो एडिटर के हाथ में दे दिया सब कुछ, बीट हो रहा है, यू नो, नहीं हो लगता। अगर आप बोलो प्रेम रतन धन पार आज मन प्रेम रतन छक 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 छक, तो छोड़ देते कोरियोग्राफर कि अरे वो छक छक पे, तो एडिटर बोलता है वो मैं काट लूंगा, वो फ्रेम्स काट के डालता है, ठक 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 ठक। आई हेट इट। सरोज जी के गाने क्यों फेमस है, फारा मैम के गाने क्यों फेमस है, जब बड़े कोरियोग्राफर जो पहले होते थे उनके गाने क्यों लगते हैं इतने फेमस। आप पुराना गाना देखो, आधा है चंद्रमा रात आ, वाई यू लाइक दैट विमेन कैरिंग 7 मटकास, बिकॉज यू आर शूटिंग हर क्लोज से वाइड। आप देख रहे हो कि वो एक्चुअली चल रही है, फिर नीचे आके देखते हो कि थाल पे खड़ी है। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस सिनेमा, दैट आई कैरी फॉरवर्ड विथ माई वर्क, वट एवर इट इज। प्रेम रतन धन पायो में छक 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 सोनम ने डांस किया। दिस इज द स्टेप विच गॉट फेमस। वायरल हुआ है वो। वाई वायरल हुआ? बिकॉज लोगों ने, आप दबंग दबंग हुड हुड दबंग 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 स्टेप करवाई, तब जाके लोगों को दिखा ये स्टेप है, फिर लोगों ने उसको वायरल किया। आप दिखाओगे नहीं तो आप लोग कैसे देखेंगे? फिर लोग भी रील में तो कट कट करके नहीं डालेंगे। दिस इज द सिनेमा, दिस इज द फंडा बिहाइंड ऑल द सक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ कोरियोग्राफर। तो आई चोज टू बिकम दिस। इसलिए मुझे वक्त लगता है एक गाना करने। स्टोरी पढ़ो, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो, फिर बैठो, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ अपनी प्रेजेंटेशन बनाती हूँ मैं, जिसमें मैं वीडियो या फोटोज़ के थ्रू पूरी एक पीपीटी बनती है। अभी तो हम डिजिटल पीपीटी बना सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ जब मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, फोटो रेफरेंसिंग, फोटो कहाँ से आएंगे? फोटो की टाउन जाके बुक्स खरीदती थी, ब्लैक बुक वगैरह आती थी 3-3.5 हज़ार की उस वक्त, तो मम्मी से मांग के पैसे जमा करके बुक खरीदती थी, फिर उसको फोटो स्टूडियो ले जाके सिलेक्ट करती थी कि इस गाने का ये रेफरेंस है। सिलेक्ट करके फोटो स्टूडियो जाके वो फोटोग्राफर क्लिक करता था, फिर मुझे देता था। उस वक्त मैं फोटो रेफरेंसिंग करती थी जब किसी ने नहीं किया। उस वक्त मैं एडिट के पेपर बनाती थी, बिकॉज मैंने 1 साल तक एडिटिंग सीखी है कोरियोग्राफर बनने से पहले। अब जाके वो आसान हो गया, पीपीटी बनती है, फिर डायरेक्टर के साथ में डिस्कस करके एक्टर को दिखा के फिर कुछ चेंजेस है, फिर वो चेंजेस के बाद एक पूरी पीपीटी बनती है, फिर कैमरामैन को दिखा के ये लाइटिंग, ये बैकग्राउंड, ये कपड़े, वेदर इज डांस नंबर, डुएट नंबर, लव मेकिंग नंबर या फिर सैड सॉन्ग, कोई भी गाना हो, मैं इस तरीके से काम करूँ तो मुझे वक्त लगता है। इसलिए जब गाने रिलीज होते हैं तो वो दिल को छू जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस, इट्स डिफिकल्ट, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट दिस इज हाउ आई फंक्शन। बट वो बोलते हैं ना कि अगर हम एक प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो जिसमें सबकी मेहनत दिखाई देती है, डायरेक्टर, एक्टर्स, कैमरामैन, कोरियोग्राफर फॉर अ सॉन्ग, तो फॉर एक्टर अगर वो कैरेक्टर दिया है पर्टिकुलरली एक्टर को प्ले करने के लिए, तो वो फील करता है, दैट्स हाउ ही प्रिपेयर्स हिमसेल्फ टू प्ले दैट कैरेक्टर। तो आई थिंक वो सबके लिए होता है टू फील द थिंग। तो अगर आपके पास कोई सॉन्ग आता है तो आप वो कितना फील करते हो एंड उसमें 100% देते हो? सी आई टोल्ड यू, मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट से आती हूँ, तो मेरे अंदर एक एक्टर है, और पर्सनल लाइफ में मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, लविंग हूँ, बिकॉज मेरे भाई बहनों के साथ हम बड़े हुए एक साथ। तो मैं अगर इमोशनल गाना करती हूँ तो मेरे परफॉर्मेंस में वो आना चाहिए। मैं अगर चाहती हूँ कि मेरा एक्टर इस लाइन पे आके रोए या आंखें भर जाए, ग्लिसरिन ना लगाए, तो मुझे वो करके दिखाना होगा। तो आई पर्सनली परफॉर्म विथ माई यंगर ब्रदर, इज माई एसोसिएट कोरियोग्राफर। वो मुझसे 7 साल छोटा है, तो उसके साथ मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ। डांस का गाना हो, जब मेरा वेट बहुत कम था तब भी, अभी भी मैं वो परफॉर्म करके दिखाती हूँ। इमोट करना है, लव इमोट करना है तो लव इमोट करके दिखाना होगा, लेवल पे ले जाना होगा, ताकि आप कर सको तो आप बोलो कि मैंने आपके कैरेक्टर को पकड़ के ये इमोट किया है। माय डायरेक्टर सेड दैट आई कुड सी माय एक्टर। सूरज जी बोलते थे प्रेम रतन धन पायो के, मुझे मेरी मैथिली दिखती है परफॉर्म करती हुई। जब आपका डायरेक्टर ये बोलता है तो आपका काम हो गया। तो आप जब करके दिखाते हो तो एक्टर अपने टोस पे आ जाता है कि यार मुझे ये करना है। कई मामले में आप बोलते हो कि ये आपको ऐसे करना है, तो एक्टर अपने हिसाब से करेगा। बट अगर आप जब करके दिखा देते हो तो काम आसान हो जाता है। तो वो परफॉर्म करके दिखाना इज़ माई ड्यूटी। डांस है तो मैं डांस करके दिखाती हूँ, वो क्लासिकल हो, इंडियन हो, वेस्टर्न हो, एनी फॉर्म ऑफ डांस वो करके दिखाते हैं। डुएट सॉन्ग है तो हमें रो के दिखाना है करके। मैं असिस्टेंट डेज से करती हूँ क्योंकि आई कुड फील व्हेन आई सिंग द लाइन्स, आई गेट रिलेट टू द वर्ड्स।
अगर मेरी तबीयत नासाज है, मैं बोल रही हूँ एक लिरिक्स में, दिल डूब रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी ये हालत देख नहीं सकती, तो मुझे वो करके दिखाना है कि दिल डूबता कैसे है, तो आँखों में आना पड़ेगा। तो वो परफॉर्मेंस करके दिखाती। जो कोई अगर एक क्लासिकल डांसर है, क्योंकि क्लासिकल डांस में वो इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जो तोड़े होते हैं वो हम कहते हैं मुरली की धुन सुन वजत मृदुन धुन झिझिकत फिरत फिरत चलत चलत मनमोहन श्याम सुंदरम कान में कुंद नाक में नथनी माथे पे बिंदिया त्राम तत थई 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 त्राम तत। ये जो वर्ड्स है जो कह रहे हैं, ये वर्ड्स बात कर रहे हैं आपसे। हमें जब 8 साल 9 साल की ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है तो मतलब आपको इमोट करने सिखाया जाता है। हमें कहा जाता है कि किशन की बगैर क्या कहते हैं, किशन जी के बिरहा में राधा का क्या हाल था, मीरा का क्या हाल था जब वो उनके प्रेम में पड़ी थी। तो ये सारे एक्सप्रेशन हैं जो हम करके दिखाते, जो हमें सिखाया जाता है। वो फिर एक्टिंग से आना, वो सारी चीज़ें मिला के ये जो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क है वो मैं एक्टर से निकाल पाती हूँ। एक्टर्स रिलेट हो जाते हैं। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे के बाद मैम आपने निकाला, तो निकालने आना चाहिए। मैं भट्ट साहब के साथ, महेश भट्ट साहब के साथ बहुत काम किया है, उनके साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है मेरा। तब वो जब एक्सप्लेन करते थे एक्टर को, वो कुछ कहते थे एक्टर के करीब जाकर, जब वो वापस आके बोलते थे कैमरा रोल करो, तो मैं देखती थी कि क्या बोला। तो मैंने भट्ट साहब को, जब भट्ट साहब आपने क्या बोला, सर आपके पास अल्फाज की दौलत होनी चाहिए। ही टोल्ड मी 2 थिंग्स। जैसे मैंने पहले भी कहा ना, मैं अपने मेकर्स से बहुत सीखती हूँ। उन्होंने कहा अपने आंचल में बांध ले। आज 2 चीज़ें, एक क्योंकि मैं नई कोरियोग्राफर थी, एक इंसान की फितरत आप कभी नहीं बदल सकते। अगर एक बंदा बहुत अच्छा और फिर अचानक वो शूड हो गया तो वो शूड हमेशा नहीं रहेगा, वो अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा। और एक इंसान बहुत शूड है और आपको शूड होते होते अचानक अच्छा दिखाता है, वो वापस शूड हो जाएगा, बिकॉज वो उसकी फितरत है। फितरत जो है आपकी पैदाइशी है। बहुत कम लोग हैं जो फितरत को बदल सकते हैं। तो इसे एक फितरत आप किसी की मत बदलो, जैसा है उसके साथ वैसे काम करो, अच्छे से काम करो, उसकी फितरत को पहचानो और अपने आप को शांत करो और वैसे काम करो। और दूसरा, अल्फाज की ताकत। आप जब एक्टर से काम निकाल रहे हो, स्टोरी टेलिंग में, डुएट में आप निकाल रहे हो काम, अल्फाज की ताकत बहुत बड़ी होती है। मेक योर वर्ड्स स्ट्रॉन्गर इन फ्रंट ऑफ योर एक्टर। तो ये सब बिगिनिंग ऑफ माई करियर वर्किंग विद सच पीपल गेव मी स्ट्रेंथ, गेव मी लर्निंग। तो जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, व्हेन आई यूज़ माई वर्ड्स, एक्टर्स गेट रिलेटेड, तो आप कहते कैसे हो। एंड देन राइटिंग भी करती हूँ, मैं लिखती भी हूँ थोड़ा बहुत, तो वो भी एक चीज़ है कि अल्फाज बहुत ज़्यादा है। हिंदी वर्ड्स बोलो, उर्दू वर्ड्स बोलो, उर्दू बोली जाती है मेरे घर में, उर्दू लिखना पढ़ना जानती हूँ, तो वो भी एक स्ट्रेंथ है मेरी, मेरे काम की। तो इस तरीके से गानों को मैं सजा के पेश कर। मैं एक दिन में एक गाना कर लो, हाँ, फटाफट आज आया, 10 गाने कर लो, 1 महीने में आपको 10 लाख आ जाएगा। आई डोंट बिलीव इन सच, आई कैन नॉट डू दैट वर्क। कभी करना पड़ा तो भी, जैसे अभी पढ़ा था मातृभूमि में, करना पड़ा था जल्दी काम, तो भी मेरी जो नॉलेज है ऑफ ऑल दीज थिंग्स वो यूज़ करके हमने बहुत अच्छे से किया, क्योंकि आपके एक्टर अच्छे हैं तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं वो लागू नहीं करती अपने आप पे। मैं कोशिश नहीं करती कि एक दिन में गाने करूँ, ख़त्म करूँ, पैसे आ जाए, आगे बढ़ो, नहीं। क्योंकि पोटेंशियल ऑफ सॉन्ग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम यूँ आता यूँ चला जाता है। जैसे मैं उसे रील कहती हूँ, 60 सेकेंड रील है। 60 सेकेंड की आपको कोरियोग्राफर बनना है या आपको उम्र भर की कोरियोग्राफर बनना है कि आपके गाने रिपीट वैल्यू रखते हो, वो हमें डिसाइड करना होता है। तो मैंने अपने आप को उस कैटेगरी में रखा है कि मुझे 100 लोग इंडस्ट्री में है तो 10 भी बुलाएंगे ना काम करने, तो ये अच्छा काम देख के बुलाएंगे। तो आई वांट टू डू दैट 10 लोगों के साथ अच्छा काम। या इवन इफ यू टेक ज़्यादा टाइम थोड़ा सा। या तो इज दिस द रीज़न जो बाकी फीमेल कोरियोग्राफर्स से कम प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो? नो, दैट्स नॉट द रीजन। फीमेल कोरियोग्राफर्स है कितनी मुश्किल से, तो दिस इज नॉट द रीजन। अगर आप फराह खान को देखो, वो मेरी आइडियल है। शी डिड द बेस्ट ऑफ द सॉन्ग विद बेस्ट ऑफ द स्टार्स। सरोज खान, मेरी 2 ही आइडियल है, सरोज खान और फराह खान। आप सरोज जी के गाने देखो, ऐसा नहीं है कि अच्छे गाने ज़्यादा वक्त लेके ही होते हैं, लेकिन अगर
आपको भागना नहीं है तो आप मत करो वो काम, मैं कहती हूँ। आप इसलिए कर रहे हो कि अच्छा 1 लाख एक गाने का मिलेगा, 10 दिन 1 महीने में 10 गाने आ जाएंगे, 10 लाख अंदर आ जाएगा। नो, दैट्स नॉट द माइंडसेट। अगर मुझे एक दिन में कोई गाना करना है, जैसे मेरे पास छोटे प्रोड्यूसर्स भी बहुत आते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े ही आते हैं, बड़े वो होते हैं जो फेमस हो जाते हैं, बाकी बहुत सारे गाने हैं जो छोटे प्रोड्यूसर्स आते हैं। एक नाम होने के बाद पीपल वांट टू यूज़ योर नेम ऑल्सो, कि मैम छोटी फिल्म है, न्यू एक्टर है, बट एक गाना आपके साथ करवाना है ताकि शबीना खान, तो मैं उनके साथ काम करती हूँ। लेकिन मैम बजट नहीं है, बजट नहीं है तो फिर मैं प्री प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम ले लूँगी। फिर मैं एक्चुअली मैं पैसों के लिए काम, सच बोलो तो नहीं करती, पैसा फॉलो करता है। मैं काम के लिए कि आपका गाना अच्छा होना चाहिए, मैं उनसे कहती हूँ कि आपका गाना अच्छा होना चाहिए सुनने में, तो मैं करूँगी। फिर गाना सुनती हूँ, फिर लगता है नहीं गाना अच्छा है, ये गलत हाथ में नहीं जाए, चला जाए, मैं करती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ मैं प्री प्रोडक्शन लूँगी, मुझे रिहर्सल दे देना, प्री प्रोडक्शन दे देना, मेरी टीम को पैसे दे देना। प्री प्रोडक्शन में 2-3-4 दिन लेके उसको अच्छे से प्लान करके, शॉर्ट ब्रेक डाउन इन द रिहर्सल और करके, टाइट करके, 2 कैमरे का बजट नहीं भी तो 1 कैमरे से कैसे करोगे, फिर मेरा वो एडिटर माइंडसेट आ जाता है। फिर मैंने ये 1 डे में भी गाने किए जो अभी भी देख के लोगों को लगता नहीं 1 डे के, वहाँ पे मेरा ये ठहराव काम आता है, वहाँ पे मेरी ये नॉलेज काम आती है जो मैं अपनी दूसरी फिल्मों पे अप्लाई करती हूँ। फिर ऐसे करती हूँ कि वो लगे ना, फिर मैं उनको बोलती भी हूँ कि आप ये ना कहना कि 1 दिन में किया है, आप कहना 3 दिन में टाइम लेके काम किया है, आप यही कहना, मुझे नहीं ज़रूरत है उसकी। फिर वो लोग रिपीट वैल्यू में आ जाते हैं, मैम आपने ऐसे किया, आप तो बहुत कुछ कर सकती थी। फिर व्हेनेवर दे डू, मैम एक गाना करोगे, हाँ करो। तो ये मैंने बिल्ड किया है रिलेशन, रिपीट वैल्यू। एक डायरेक्टर से एक बार काम किया, उसे दोबारा काम दिया। तो इसीलिए मैंने मेरी सारी फिल्में आप देखो पिछले 5 साल की, सारे गाने किए हैं, एक फिल्म के पूरे गाने किए, गदर 2 पूरे गाने, वनवास, गदर 2, एक और फिल्म आई थी मन्नू क्या करेगा, वो छोटी फिल्म थी, वो भी उसी वक्त आई, गदर, वो भी मैंने की। मेकर्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, छोटी फिल्म है, फिल्म रिलीज़ भी करना है, तो ये अच्छे मेकर्स हैं, इन्हें रहना चाहिए। हमें आज प्रोड्यूसर्स चाहिए, हमें अच्छे प्रोड्यूसर्स चाहिए, हमें ये समझना पड़ेगा। हमें ये नहीं समझना है कि कोरियोग्राफर 10 लाख आ जाए, भाई 10 दिन काम किया, बाकी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज एक प्रोड्यूसर का हाथ थाम लिया, वो कल को बड़ा प्रोड्यूसर बनेगा। तो प्रोड्यूसर्स के बंदे रह के काम करना बहुत अच्छा है। तो मेरी वजह से अगर 4 प्रोड्यूसर थमे तो वो 4 बड़े होंगे और वो 4 लोगों को काम देंगे, तो कितने लोगों के घर में रोजी रोटी जाएगी, ये भी माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है अगर मेरा माइंडसेट, तो मैं उस तरीके से काम करती हूँ कि छोटी फिल्में भी काफ़ी करती हूँ। साल में अगर मेरी 2 बड़ी फिल्में आती है या 1 बड़ी फिल्म आती है, तो मेरी 4 छोटी फिल्में भी आती है, उनके भी गाने हिट होते हैं। आशिक बनाया आपने जो हिट हुआ था, वो मेरा बहुत छोटी फिल्म का गाना था, मेरा 3rd सॉन्ग था एज ए कोरियोग्राफर, और बहुत छोटी फिल्म थी, लेकिन वो आज तक मेरे प्रोफाइल में चमक रहा है कि आशिक बनाया आपने। नाच फिल्म मेरी थी, बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी नाच, वो उस वक्त आई थी जब लोगों को कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डांस पता ही नहीं था। टेरेंस लुइस ने गाने किए थे और मैंने किए थे गाने, वो तो फिर भी फेमस हो गए आज क्योंकि वो बैठे हुए हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है वो मेरा गाना है, क्योंकि मैं कभी जज नहीं बनी। करेक्ट, मैं वही पूछने वाली थी। हाँ, कि तो इतने मैं इतने लोगों को नहीं पता। और उस वक्त बहुत फेलो कोरियोग्राफर्स ने रील होती, उस वक्त डिस्क होती थी जिसमें अपना काम डाल के भेजना होता था, तो बहुत कोरियोग्राफर्स ने मेरे गाने डाले अपनी रील में। वो तो मैं थोड़ी फेमस हुई तो मुझे पता चला, अरे उसकी रील में तुम्हारा गाना था, वो तुम्हारा गाना है, अरे वो तुम्हारा आशिक बना है, तुम्हारा है। 10 कोरियोग्राफर ने अपने प्रोफाइल में डाला। इमरान हाशमी के कितने गाने मैंने किए, सब अपने अपने प्रोफाइल में डाले। बहुत सारे फेमस गाने थे, तो वो लोग डालते थे, मुझे पता नहीं चला। बट कोई बात नहीं, नीयत साफ़ होगी तो ऊपर वाला रास्ते खोलेगा, क्योंकि आपको मेहनत करना है, देना उसका काम है, तो वो देता है। आप उससे मांग के सो और उसको याद करके उठो और बोलो कि तू देखेगा मेरी पीठ, क्योंकि टॉप एंगल इज़ बेटर एंगल, तो तू मेरी पीठ देखेगा, बाकी मैं अपना कर्म करती जाऊँगी। तो आप कर्म करो, बाकी वो देखेगा, वो अपने वक्त पे अपनी छड़ी चलाएगा और आपको सही साबित कर देगा। अगर आप गलत नहीं हो तो चिल्ला चिल्ला के मत बोलो कि मैं गलत हूँ या मैं सही। आपके साथ किसी ने गलत किया, वो आपको देगा। आज वही कोरियोग्राफर कहीं भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई कम इनटू 5-10 बिग कोरियोग्राफर्स, दो आई हैव नॉट डन मैनी, एक भी रियलिटी शो नहीं किया। आम पब्लिक शायद मुझे नहीं जानती हो, बट इंडस्ट्री मुझे जानती है। तो यही पाने के लिए एक तपस्या की है मैंने, 14 साल का नहीं 20 साल का वनवास। वो ये कहते हैं ना, इफ नॉट दैट देन बेटर थिंग्स आर कमिंग। या बेटर थिंग्स आर कमिंग। यंग एज में कोरियोग्राफर बनी, आई हैव लर्नड माय लेसन विथ माय एज।
उस वक्त इतना बोल नहीं पाती थी, यंग थी, पता नहीं था। तो मैंने अपने काम से अपने आप को बड़ा किया, सीखा। जब लोग मुझे बहुत छोटी समझ के काम नहीं देते थे तो मैंने अपना हुलिया बदल दिया। मैं बड़े लोगों की तरह कपड़े पहनने लगी, बड़े लोगों की तरह बैग लेने लगी कि अब मुझे लोग ट्रस्ट करेंगे कि शी इज़ नॉट दैट यंग। करेक्ट। तो मैं 20 साल की उम्र में 25 साल की दिखने का प्रयास करती थी। मैं 25 साल की उम्र में मैं 30 साल का, बिकॉज मुझे लगा लोग ये ना सोचे छोटी है चलो कुछ कर लें, सीरियस ना ले मुझे, या मुझे लड़की समझ के एक्सप्लॉइट ना करे, मुझे वो नहीं करना, उस रास्ते नहीं जाना। तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत संयम रखा, सब्र रखा, बहुत सोचा समझा। यहाँ तक पहुँचने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, लेकिन पहुँच तो गई। पहुँच तो जाते ही है हम। पहुँचना आपको जहाँ है ऊपर वाले के हिसाब से आप पहुँच जाओगे। आपको पहुँचना कैसे, एक्सप्लॉइट करके अपने आप को पहुँचना है, रास्ता तो वही है। अब उसमें आप ऐसे जाओगे तो घूम के भी आना, पहुँचना उतने ही वक्त में वहाँ पर है। कैसे पहुँचना है वो आप डिसाइड करते हो, क्योंकि होगा वही जो उसने चाहा है। मौत, ज़िंदगी, अच्छाई, बुराई, सब कुछ आपके झोली में आएगी जब उसने लिखा है तब। आप गलत काम करोगे कि जल्दी पहुंच जाओगे तो गलत हो जाएगा आपके साथ, लेकिन शॉर्टकट में आप रुक ज़रूर जाओगे, क्योंकि आपके नसीब में उस वक्त पहुंचना नहीं है। तो आप मेंटली हैरेस हो जाओगे, बॉडी के साथ थक जाओगे। इनडायरेक्टली मैं एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही हूँ लड़कियों को कि आप अपने आप को बर्बाद करके गलत रास्तों में चले जाओगे तो आप अच्छे हो, लेकिन बोलोगे मजबूरी में करना पड़ा। नो, मजबूरी आपकी, आपको नहीं लाना है मजबूरी। आप रुक जाओगे वहाँ, मेंटली स्टेट रुक जाओगे। उस वक्त पैसे आ जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ हो जाएगी, लेकिन आप वहाँ पहुँचोगे नहीं। पहुँचोगे उसी वक्त जब उसने लिखा है। तो बस उसका इंतज़ार करो। कर्मा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कर्म अच्छे करो। ये हिंदू में कर्मा बोलो, इस्लाम में करम बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, ये तो है ही। तो बस यही है। लेकिन ऐसे इंडस्ट्री में बिलोंग करना, काफ़ी पॉलिटिक्स भी फेस करना पड़ता होगा स्टार्टिंग में, स्पेशली कितना स्ट्रगल्स और पॉलिटिक्स है इस इंडस्ट्री में? स्टार्टिंग में नहीं, अभी भी फेस करना पड़ता है। दो चीज़ें मैं आपसे कहूँगी, एक फीमेल कोरियोग्राफर होना कितना मुश्किल और आसान है, और एक स्ट्रगल कितना है, क्या है, मैं आज बताती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताती हूँ कि पॉलिटिक्स तो बहुत ख़राब गंदे लेवल पे भी होता है। झूठ बोलना बहुत आसान है, वो होता है। पॉलिटिक्स करना बहुत आसान है, वो होता है। डिप्लोमेटिकली काम छीनना, पैर पकड़ के आपको नीचे खींचना, ऊपर चढ़ना बहुत आसान है, वो होता है। जो आसान है वो होता है, और मेरे साथ हर फिल्म पे होता है, आज भी होता है। और फिर एक हर 10 साल के बाद ना, इसके भी 3 पहलू है। एक तो ये कि हर 10 साल के बाद नई जनरेशन आती है, वहाँ पे वो आपको कितना जानते हैं, वो एक काम मिलना नहीं मिलना उस पर। दूसरा होता है आज दोस्ती में काम हो रहा है, कंफर्ट जोन में। यार शूटिंग के बाद शाम को जाके पियेंगे, तो कोरियोग्राफर पीता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान लगता है। और दोस्ती, डिस्को जा रहे हैं, दोस्ती, इनविटेशन, मेरे घर, आपके घर पे आना जाना, दोस्ती होती है, तो आपका काम आसान होता है, तो कंफर्ट जोन में आ जाते हो आप। एक पैसे काम होता है। और तीसरा पैसे खिला के, प्रोडक्शन वाले के साथ में आपका लेना देना है, तो वो मुझे नहीं बुलाएगा, वो उसी कोरियोग्राफर को बोला जिसका लेना देना उसके साथ है। सुन, 1.5 मेरा है, 50 मेरा, 1 लाख तेरा। तो वो लेवल है प्रोडक्शन वालों के साथ। इंटरनली प्रोडक्शन वालों के साथ होता ही होता है, कि कोई भी प्रोडक्शन का नाम ले लो आप। अब ये तीनों चीज़ें मेरे साथ नहीं हो पा रही है। क्यों? बिगनिंग से। एक तो ये कि मैं यंग थी, अरे वो प्रोड्यूसर के ऐसा वैसा नहीं कर पाए, उस जगह ही नहीं गई मैं कभी। दूसरा बात कि बीइंग अ फीमेल कोरियोग्राफर, बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं दारू नहीं पीती हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी चॉइस है। और ऐसा नहीं कि दारू पीने वाले बुरे हैं, वो बुरे नहीं है, उनकी चॉइस है, एक ह्यूमन राइट है ना। तो हम नहीं पीते, फैमिली से ही नहीं पीते हैं, तो नहीं पीते, हमें अपब्रिंगिंग ही वैसी है, तो मैं नहीं पीती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीने वालों के साथ काम नहीं करती, काम करती हूँ उनके साथ। अगर आप पी रहे हो बैठ के, मैं आपके साथ बैठूंगी, आपके साथ बैठने से मैं गलत नहीं हो जाऊंगी। आप बोलोगे कि वहाँ पे डिनर के लिए जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा मैं ड्रिंक लूँगा और हम बात करें, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ जाने से मैं ख़राब नहीं हो जाती, मुझे मेरे कैरेक्टर पे फ़क्र है ना, तो मैं चली जाऊँगी। लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो, सामने वाले को लगता है नहीं यार वो पिएगी नहीं, लड़की है, पीने के बाद पता नहीं क्या, आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो उसको नहीं बुलाते, छोड़ो ना। एक गाना कर लेंगे जो उसके टाइप का, यार ऐसा प्रेम रतन
ऐसा कर लेंगे उसके साथ, बाकी गाने तू आ जा। तो वो एक हो गया, ठीक है। तीसरी बात ये कि फैमिली अपब्रिंगिंग है। एक फैमिली, हम कहते हैं कि लड़की जब निकलती है बाहर तो अपनी फैमिली वैल्यूज़ को लेके निकलती है, लड़का भी फैमिली वैल्यूज़ को लेके निकलता है। खाली तुम्हारी माँ ने तुमको कितने अच्छे से पाला है वो, मैं कहती हूँ कि माँओं को बेटियों को अच्छे से नहीं, बेटों को अच्छे से पालना है, क्योंकि किसी और की बेटी का शौहर तुम बनने वाले हो। तो माँओं ने अपनी बेटों को सब अच्छे से पालना पड़ेगा, तो माएँ बेटियों के पीछे लगती है। अब मैं ठहरी 5 बहन भाई वालों लड़की, छोटे बहन भाई है। मम्मी ने कहा बेटा तुम जो करोगी बड़े होके इनको सुनाई देगा, इंडस्ट्री में हमारी खानदान से कोई नहीं है ना। तो उस वक्त मुझे लगा ये ज़रिया मेरी फैमिली के लिए बहुत मिल रहा है, तो मैंने कर लिया, लेकिन अपनी डिग्निटी को रख कर किया। वो मेरी चॉइस थी, दारू नहीं पीना मेरी चॉइस थी। तो उसकी वजह से लोग मुझे नहीं बुलाते काम पे, वो उनका कंफर्ट जोन है। फिर कभी कभी डायरेक्टर यार मैं गाली दे के बात करता हूँ, वो अभी मेरा ऑरा वैसा बन गया कि लोगों को लगता है अरे शबीना नहीं यार, तो ऑरा बन जाता है। जैसे आपने कहा कि मैं उस दिन आई तो अब मुझे लगा कि आप थोड़े स्ट्रिक्ट हो, वो ऑरा बन जाता है बनते बनते। तो ऐसा ऑरा बन गया कि लोगों को लगा यार इसके सामने गाली नहीं दे सकते, आई कांट वर्क कंफर्टेबल, नहीं बुलाया। ये रीजंस भी है, ये मुझे पता चले हैं, क्योंकि अगर 100 लोग इंडस्ट्री में एक सेट पे काम करते हैं, उसमें से 5 तो आपके साइड पे होंगे जो आपको पसंद करते हैं, 95 लोग आपके साइड नहीं है, 5 लोग हैं यार डोंट डू दिस, यू आर सच अ गुड पर्सन। अब वो इस वजह से अगर तुम्हें काम कम हो गया तो ऐसा, मुझे डरना नहीं है, मेरी रोजी रोटी लिखी है, जितनी मिलना है, जिस वक्त मिलना है, जिसके ज़रिए मिलना है वो मिलेगी, तो उसके लिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो डर मेरे अंदर मेरी अम्मी ने पहले से रखा नहीं, पहले से ही बोल दिया बेटा जितना मिलना है, जिस वक्त जब मिलना है, गीता में भी कहा है जब जो जैसे जैसे मिलना है। गीता पढ़ा है? मैंने गीता पढ़ी, वैसे तब उस वक्त उसके ज़रिए वो मिलेगा, सेम कुरान में लिखा है, सही टाइम पे जो वो तुम्हें देगा वो सही टाइम पे देगा। तो मुझे डरना क्या है? तो अगर हर लड़की ये सोच के बाहर निकले तो फिर तो मुश्किल ही नहीं है। तकदीर से वक्त से पहले और तकदीर के आगे ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, बस ये पकड़ के चली हूँ तो टिकी हुई हूँ। और एक चीज़ जो मेरे साथ रिसेंटली हुई है, पिछले 2 साल से हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था, फीमेल कोरियोग्राफर्स को बुली भी बहुत किया जाता है। जो मेल, जैसे आपको मैं बताऊं कि आपने सोचा होगा कभी, और यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन लेटर, के फीमेल कोरियोग्राफर्स मेल के हिसाब से कम क्यों है? मैं वही पूछने वाली थी। आई थिंक कितने हैं? सिर्फ आप 5 बताओ। है। 5 है जिनका नाम आपको याद है, आप नाम लो। वैभवी मर्चेंट, फराह खान, सरोज खान, यू, गीता कपूर क्योंकि शी इज ऑन स्टेज, हाँ करेक्ट है ना। कृति महेश अभी जो नई कोरियोग्राफर, शी इज अ वेरी गुड अवार्ड विनर कोरियो, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। और मेरा नाम थोड़ा इंडस्ट्री जानती है, ये सब लोगों को इंडस्ट्री जानती है क्योंकि ये लोग रियलिटी शो में भी थे। इनमें से मैं हूँ जो रियलिटी शो में नहीं आए, तो लोग मुझे इतना नहीं जानते, बट इंडस्ट्री ने मुझे ये 5 लोगों में डाल दिया है ना। तो क्यों कम है? रीज़न मैंने आपको 2-3 दिए, यही रीज़न है। पॉलिटिक्स भी होता है, कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ में, या फीमेल जैसे मुझसे कमीशन मांगने में शर्म आती है लोगों को, तो नहीं यार काम तो करना है मैम के साथ। मेरे भाई को कॉल आता है मैम के साथ काम तो करना है, तो बोला अरे यार तू तेरा जो बनता है ले ना तू। नहीं, मैं तो उनको बोलती हूँ कि यार आपने अगर मुझे काम लाए हो और आपका एक बनता है आप लो ना, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पगार नहीं मिलती। जो एक्टर्स को मिलता है वो टेक्नीशियंस को नहीं मिलता कभी। एक्टर्स को बहुत ज़्यादा मिलता है पेमेंट, टेक्नीशियंस को बहुत कम पैसा मिलता है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बोलना, जब से मुझे पता चला, मैंने बोला मेरे भाई को यार कोई मसला नहीं मांगे तो भी आप दो, क्योंकि उनको कम पैसा मिलता है, उनका हक बनता है। तो मैंने इस चीज़ को भी पॉजिटिव कर दिया। फीमेल्स के साथ ये सारी चीज़ें हैं कि आप दारू नहीं पी सकते, गाली नहीं दे सकते, आपको सब लोगों को लगता है कि हम इनके साथ बाद में बैठ नहीं सकते, वेरियस रीज़न। अदर फीमेल कोरियोग्राफर में हैव देयर रीज़न, आई हैव दिस, क्योंकि 20 साल से काम कर रही हूँ, मुझे ये सुनाई दिया है, पता चला है। एक और चीज़ जो 2 साल से मेरे साथ हो रही है, 2-3 साल से पता नहीं चली, आपको रिसेंटली पता चले, वो भी वन ऑफ माई वेरी रिस्पेक्टेड वेरी बिग नेम, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, फीमेल प्रोड्यूसर एक्टर, एंड शी इज़ टर्निंग इनटू डायरेक्टर ऑल्सो सून, उन्होंने मुझे बताया।
तो मुझे आज 1 साल 1.5 साल पहले मुझे घर पे बुलाया, मुझे बोला कि आई विश मैं उनका नाम ले पाती लेकिन मैं नहीं लूँगी, बिकॉज उसने मुझे बोला कि मैं अपने बेटे को लॉन्च कर रही हूँ, बहन के बेटे को। तो मुझे दिमाग में था कि तुमने असिस्टेंट में मेरे साथ काम किया है एंड आई वांट टू वर्क विथ यू। शी कॉल्ड मी, शी सेड एक गाना है तू कर। तो मैं गई बैठी, हाँ मैम आपने मुझे बुलाया, शी इज़ माई नेबर ऑल्सो। मैं बहुत खुश हो गई, आपने बुलाया, पैसे कितने लेंगे? आज आपके बेटे की पिक्चर है, मैं अपना पेमेंट कभी चार्ज नहीं करती, किसी को नहीं बताया, मैं सबको बोलती हूँ फिल्म के बजट के हिसाब से आप पैसे दो। बोली क्या बात करें? बोली हाँ। बोली सूरज बड़जात्या, सलमान खान, इन लोगों के यहाँ पे 2-3 डायरेक्टर है, अनिल शर्मा जी है, 2-3 डायरेक्टर जहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, उनकी फिल्म जो वो देंगे वो ले लेती हूँ। बाकियों को बोलती हूँ आपके फिल्म का बजट बताओ और आपके कोरियोग्राफर का बजट, रिस्पेक्टफुल लगना चाहिए, मैं कर लूँगी। तो ये मैं बोलती हूँ सबको, आपको भी बोल रही हूँ, आप जो पैसा है आप दे देना। उन्होंने माथा पीट लिया, आर यू सीरियस? मतलब आर यू सीरियस? ऐसे मैम मेरी टीम का जो बनता है मैं आपको बता दूंगी, अभी आप वो देना, मुझे आप जो दोगे मैं ले लूँगी। शबीना तू मेरी पूरी पिक्चर कर रही है, एक गाने से पूरी पिक्चर, इसलिए नहीं कि तूने बोला कि पैसे नहीं, इसलिए कि तेरा चरित्र मुझे पता चला, मेरा दिल बोल रहा था कि तू वैसी नहीं जैसे लोगों ने बोला। बोली मतलब? बोले आज एक बात बताती हूँ तुझे। उन्होंने 4 कोरियोग्राफर का नाम दिया जो बड़ा नाम कमा नहीं पाए, जो चलते, जो मेरे आसपास से मुझसे सलाम दुआ होती है, मुझसे मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, और हमने साथ में काम शुरू किया है। जिस ईयर में निकली थी उसके बस 1-2 साल पहले और आगे वो लोग निकले, तो मैं उनको कलीग मानती हूँ और बहुत प्यार से मिलती हूँ, बहुत अच्छे से मिलते हैं मुझसे। बट वो मेरे बारे में ये कहते हैं, बोलती है मैंने 5-6 गाने थे, मैंने बुलाया उनको और मैंने बोला ये गाना तुम शबीना को दे रहे हो? अरे वो घुस के फैल जाएगी, बहुत एक्सपेंसिव है, शांति से आएगी और निकल जाएगी, ऐसा बोला। किसी ने ये बोला कि काम वाम इतना अच्छा नहीं आता है उसको, बस खाली वो सलमान खान के साथ काम करके फेमस हो गई है, आप खून के आंसू रोगे, और जब आती है बैठती है तो उसको वैनिटी, उसका ये, उसका ऐसा, उसका खाना, उसका ये सब होगा, घुस के फैल जाएगी, आप तो करो ही मत। ये चारों ने ऐसी बातें की। अच्छा उन्होंने भी बोला क्यों पता है? मैंने कहा कि मैम बाकी गाने कौन कर रहा है? बोले अभी सोच रही हूँ शबीना। तो मैंने इनका नाम दिया, इनमें से 3 का नाम दे दिया वहाँ पे, इनको लो ना मैम, ये भी अच्छा काम करते हैं, देखो इसमें से एक तो काफ़ी काम कर रहा है, अवार्ड भी मिला, मुझे तो अवार्ड भी नहीं मिला अभी तक, इनको तो अवार्ड्स भी मिले हैं। आपने खुद ने रिकमेंड? मैंने खुद को, तब उन्होंने बोला मैं मजबूर हूँ ये बताने के लिए कि तू जिनके बारे में ये बोल रही है ये तेरे बारे में ये बोल कर गए। फिर उन्होंने कहा कि सब गाने तुम करोगी। आई विश मैं उनका नाम ले पाती, आई लव हर, एंड मेरे आंसू निकल आए। सेड बेटा इंडस्ट्री सीखो। मैं बोली लेकिन मैम मैं एक बात बताऊं, दोबारा फिर इनको रिकमेंड करना पड़े तो मैं करूंगी, क्योंकि वो मुझे देने वाला है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैम। श्रीधर मैम मुझे फ़र्क पड़ता है, मेरे गाने तू करेगी। चंडीगढ़ जाके पूरे गाने करके आई मैं, जो एनवेलप में दिया वो ले लिया मैंने। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे मेरे असिस्टेंट से कम पैसा भी मिलता है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कि ठीक है आपको जो देना है दे देना, तो वो मुझे वो देते हैं जो मेरे 3 दिन शूटिंग के बाद मेरे असिस्टेंट्स को मिलता है रिहर्सल और शूटिंग का, उतना पेमेंट भी एनवेलप में आया है मेरे पास। और उसकी वजह से रिलेशन ख़राब नहीं हुआ। दैट्स व्हाट दे कुड अफोर्ड और दैट्स व्हाट दे फेल्ट शबीना की कीमत है। मैं अपनी कीमत क्या लगाऊं? मेरी कीमत सामने वाला लगाएगा। फिर मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो मुझे नाम भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। वो है सलमान खान। जब पहली बार उन्होंने जय हो का गाना दिया, मुझे पूछा कि शबीना को कितना पेमेंट? बोले भाई आप डिसाइड करना। तो अपने प्रोडक्शन को बोला हाउ मच डू वी गिव वैभवी मर्चेंट? लास्ट गाने में कितना दिया? इतना दिया। शबीना को इतना दो। मैं हिल गई, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस पे और हिट गानों पे आपकी पेमेंट डिसाइड होती है, मार्केट वैल्यू। तो मेरी मार्केट वैल्यू मैं क्या नापूँ? मेरी मार्केट वैल्यू मार्केट ही नापेगा। तो सलमान भाई ने पेमेंट मेरी ऐसी की, वहाँ से उन्होंने मुझे देना। सूरज बड़जात्या जिनके साथ मेरी ये चौथी फिल्म है, उन्होंने एक पेमेंट बोली, फिर बढ़ाते गए। राम गोपाल वर्मा जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया, ही केप्ट ऑन इंक्रीजिंग माई पेमेंट एवरी फिल्म। उनकी सारी फिल्म उस वक्त जब तक वो थे, सारी फिल्में मैं करती थी। इंद्र कुमार, राम गोपाल वर्मा, अनिल शर्मा जी, जिनके साथ मैंने 750 करोड़ की फिल्म की, गदर 2, पूरे गाने मैंने किए उसके। तो ये है एक वो नक्शा इंडस्ट्री का जो
हम देखते आए हैं, आपके ही कैटेगरी, आपके ही लोग आपको किस तरह खींचते हो, लेकिन फिर देखो ऊपर वाले ने आपके लिए क्या लिखा है। मैं उस वक्त आपसे नीचे थी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे आपके ऊपर बना दिया। अरे आप ही बोलते हो यार व्हाट वर्क एंड यू आर अ बिग कोरियोग्राफर, आप ही कहते हो, तो आप क्यों नहीं बिग कोरियोग्राफर बन पाए? क्योंकि आपने कर्म ही नहीं किया ना। आपको कर्म करना चाहिए। अच्छा, आप किसी का पैर खींच के आगे बढ़ोगे तो ऊपर वाला देख रहा है। जब मेरी अम्मी बोलती है, और ये लिखा है भी हर जगह, गीता में, बाइबल में, कुरान शरीफ में, या और भी धर्म की किताबें, लिखा है कर्म कर, नेकी कर, दरिया में डाल, क्योंकि वो देख रहा है, वो तुम्हें फल देगा। वही फल मुझे आज मिला। तो यही, आपने कभी कन्फ्रंट किया उन लोगों से? कभी नहीं। कोई हाँ बोलेगा आपको, झूठा कभी कहता है कि मैंने झूठ कहा, कपटी कभी कहता है कि मैं कपट कर रहा हूँ मन के अंदर, वो कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ। तो पूछने का मतलब क्या है ऐसे लोगों से? ऐसे लोगों से पूछने का कोई मतलब नहीं है। सुनने के बाद हैव यू कम अक्रॉस देम? आई डिड मैनी टाइम, क्लिक पिक्चर्स, सेल्फी ली, बहुत प्यार से। मैं वैसे ही मिलती हूँ उनसे आज भी। जो देखेंगे ये इंटरव्यू शायद उन्हें समझ आ जाएगा, लेकिन दे विल नॉट कॉल, दे विल नॉट से यार मेरे मुंह से निकला था, क्योंकि इतना गुर्दा किसी में नहीं है। एग्जैक्टली उतना गुर्दा किसी में नहीं है, मुझ में है, तो मैं यहाँ बैठ के ये बात कर रही हूँ। कभी बोला भी तो मैं बता भी दूंगी उनको, पर उनका नाम नहीं बताऊंगी जिन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक दिशा दिखाई। उन्होंने, देखो आप जब अच्छे होते हो, आपने कुछ अच्छा किया, आपको कोई चाहिए होता जो कहे कि तुमने अच्छा किया, क्योंकि आप तो आपके अंदर कहते हो कि मैंने अच्छा किया, बट कभी कभी वो अच्छा ही सामने वाले को बुरा लगता है, बुरा दिखता है, तो आपको पूछना पड़ेगा, आपको बुरा तो नहीं लगा? आपको लगा मैंने ठीक किया, आप कहोगे हाँ आपने ठीक किया, तो मुझे लगेगा वेरी गुड, अब मुझे ये करना है बार बार। दिस इज हाउ वी लर्न। जब मैम ने कहा तो मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, लेकिन उससे मैं कुछ रोक नहीं पाई। उसकी वजह से मैंने अपने क्लाइंट को टैकल करना सीखा कि आपको कोई अगर ये कहेगा कि शबीना ऐसे करेगी तो आप लिखवा के ले लीजिए मुझसे, क्योंकि मुझे काम मिलना बंद हो गया था। उस रीज़न से मेरे पास लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने जब उस एक इंसान को बोला, उन्होंने और भी लोगों को बोला। फिर मुझे समझ में आया कि क्यों मेरे अपने लोग मेरे पास नहीं आ रहे। तब तक मैं रोती थी, दुआएं मांगती थी, दरगाह पे जा रही हूँ, दुआ मांग रही हूँ, मैं चैरिटी करने लगी कि मेरे पास काम क्यों नहीं आ रहा है। इतना करने के बाद भी जब ये पता चला, तब मुझे पता चला कि ये और भी लोगों के पास गए होंगे। तब मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को ये बोलना शुरू किया कि आपको अगर किसी ने मेरे बारे में गलत बोला है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे लिखवा लीजिए, एक अमाउंट लिखवा लीजिए, जो आपने कहा है वही होगा। और फिर वो लोग मेरे पास वापस आए, ओह कॉन्ट्रैक्ट पे लिखवा लो, लिखवा के आए, फिर बोले कि आपके बारे में गलत सुना था। तो जो मेरे साथ काम करता है मुझे कहता है कि आपके बारे में गलत सुना था, क्योंकि मैं ढोल लेके तो नहीं बोल रही हूँ, नगाड़ा पीट रही हूँ कि मुझे जानो, मुझे समझो, मुझे जानो, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। कौन कहेगा ऐसी हूँ? जिसको सेंसिबल लोग कभी नहीं कहेंगे मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे समझो। आपका चरित्र बनते बनते बनता है, आपका चरित्र समझते समझते समझाया जाता है। समझाने से क्या होगा? बस यही मेरे साथ हुआ है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उन लोगों से कन्फ्रंट करना चाहिए? बिकॉज फिर ये तो कंटिन्यू होते जाएगा। तकदीर और मेरा काम मुझसे नहीं ले रहे। बंद मुट्ठी लाग की कहते हैं ना, खुल गई तो खाक की। तो मेरा नॉलेज, मेरी तकदीर, मेरी रोज़ी रोटी ये मेरे हाथ में, मेरा कर्म मेरे हाथ में। तो ये हमें करते रहना है। रिज़्क वो देता है, आमाल अच्छे रखना अपना काम है, अपने चरित्र को अच्छे रखना अपना काम है। आपको पता है कि तकदीर वक्त से पहले और तकदीर से ज़्यादा मुझे नहीं मिलेगा, ये आपको इस पे भरोसा है ना, तो फिर तो आपका रास्ता आसान है। किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन इंडस्ट्री का जो चैलेंजेस है, पॉलिटिक्स है, ये ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छे से डील किया है। ऑब्वियसली आपको भी डिफ़िकल्ट होता होगा ये सारी चीज़ें डील करना। प्लस कमिंग फ्रॉम अ इस्लामिक बैकग्राउंड, आप में डांस इज़ नॉट अलाउड। एग्जैक्टली, हाँ। बट इस्लाम ये भी कहता है दो चीज़ें अगेन, किसी भी धर्म को अच्छा दिखाना, बुरा दिखाना धर्म को निभाने वाले लोग के हाथ में होता है, क्योंकि हर इंसान कुरान नहीं पढ़ा होता है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने गीता पढ़ी है, बाइबल पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये भी मैंने पढ़ा है अपने काम के लिए। तो हमें नहीं पता होता कि लिखा क्या है। तो जो लोग पढ़ते हैं, जैसे मौलवी बैठे हैं जिन्होंने कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ा, या अपने
बड़े बड़े व्हाट डू यू कॉल इट, साधु संत बैठे जिन्होंने गीता पढ़ी है, तो रोज़मर्रा जो नहीं पढ़े होते वो उन्हीं की बात सुनते हैं। मौलाना साहब ने बोला ऐसा, अरे वो आप अल्फाज भी गलत इस्तेमाल करोगे, चीज़ें मुड़ जाती है, घूम जाती है, गलत हो जाती है। तो जो लोग धर्म के रखवाले बनते हैं, वो जो कहते हैं हम वो यकीन कर लेते। नहीं, इस्लाम इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। ये नहीं कहा गया है कि भूखे मरो, कुछ और कर लो लेकिन डांस मत करो। कुछ और कर लो मतलब उसमें बहुत सारे चीज़ें आती, ऐसा नहीं कहा गया है। इस्लाम में ये कहा गया है कि आपके परिवार को पालने के लिए, आपकी रोज़ी रोटी क्या है उसके लिए आपको कहा गया है कि माँ बाप घर चला रहे तो आप नाचते मत बैठो। नाचना गलत के लिए गलत है। इस्लाम को सही तरीके से समझो तो बहुत आसान है इस्लाम। मैं इस काम से अपनी पूरी फैमिली को चला रही थी, 5 भाई बहन, मेरी अम्मी, मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, मैं खुद बहुत छोटी थी। तो मेरी मम्मी ने बोला बेटा हराम को हलाल करना हमारे हाथ में, हराम को हलाल करना हर धर्म में हमारे हाथ में। मैंने 100 रुपया कमाया, उसमें से 30 रुपये की चैरिटी कर दी, हो गया हलाल आपका पूरा पैसा। आपके हिस्से में जो रोज़ी रोटी आती है वो और भी लोगों की है। 2.5% हमें निकालना होता है, 30% मैं अपने फाउंडेशन में डालती हूँ। उसके बाद का जो पैसा 65% बचता है उसमें भी हम अल्लाह के नाम पे निकालते हैं, फिर साल भर उसकी चैरिटी होती है। हराम को हलाल करना इसको कहते हैं। इंसानियत की मदद करो, बच्चे के पास पढ़ने को फ़ीस नहीं है, फ़ीस भर दो। कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके पास पैसे नहीं है खाने को, आप उसको खिला दो। फाउंडेशन मैंने इसीलिए बनाया था। तो हराम को हलाल इस तरह किया जाता है। कहीं ने लिखा है कि हराम है डांस करना, लिखा है कि हराम को हराम रहने दो, हराम को हराम रहने दो, लेकिन हराम को हलाल करना एक इंसान के हाथ में। इसलिए हमें दिमाग दिया है और दिल दिया है, वरना ऊपर वाला दिमाग नहीं देता, दिल नहीं देता, बोलता रोज़ पढ़ो कुरान, रोज़ खाओ। उसने हमें दिमाग दिया और दिल दिया है सोचने के लिए और समझने के लिए। तो समझ के हिसाब से कोई चीज़ हराम हलाल नहीं होती। जो चीज़ आपके आसपास के लोगों को खाना खिलाती है वो चीज़ हराम नहीं हो सकती। तो दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट। तो मेरा काम बहुत इज़्ज़तदार काम है और मैंने उसी की तरह से इसको फॉलो अप किया है। ख़ानदान वालों ने मुझे अलग कर दिया। ख़ानदान के एक फैमिली ऐसी भी है जो हमसे बात नहीं करती है। हम उनके घर, हाँ जी, हम उनके घर चले जाए तो उनके बेटे सो रहे होते बेडरूम में, बोलते बोलो हम नहीं हैं, और ज़रूरत के वक्त हमें इस्तेमाल करते, ज़रूरत के बगैर हमें इस्तेमाल नहीं करते। और हमें बुरी तरीके, बाकी लोग भी थे लेकिन वक्त के साथ ग्रेस देख के कि इसने बहुत डिग्निटी से अपना सफ़र तय किया, दे स्टार्टेड कॉलिंग, वी टॉक टू ईच अदर। I did not got married in Pathan family. That time when I started, they said no, Pathan community में तुम्हारी शादी नहीं होगी. I got married in Ansari families. Ansari, I'm Khan and he's Ansari. So बहुत ऐसा बोला, मेरे माँ बाप को बोला, मम्मी को क्रिटिसाइज़ किया, बहुत कुछ किया। लेकिन उस वक्त मेरी अम्मी को और मुझे लगा कि हमारे घर में खाना नहीं है, रात को खाना मिले तो किस दिन मिलेगा मुझे पता नहीं है, तो फिर यही सही है। बट मम्मी ने बोला बेटा अपनी डिग्निटी, अपने उसूल अपने हाथ। शी केप्ट ऑन हेल्पिंग मी। सो ये चीज़ बुरी कैसे हो सकती है? और आज अगर वही ख़ानदान और वही लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो फिर ये काम बुरा नहीं हुआ ना। तो बहुत सारे पहलू है जिसे देखना होता है, सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर धर्म में। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को बुरा मानते हैं, बट वो बुरे को बुरे तरीके से करो तो बुरा होगा, बुरे को आप सही तरीके से करो तो वो बुरा नहीं होता है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। आई थिंक इसीलिए कहते हैं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, वेदर इज नॉर्मल एजुकेशन, वेदर इज धर्म की एजुकेशन। एजुकेट योर सेल्फ। आई ऑलवेज टेल माई फैमिली ऑल्सो, कुरान को मौलाना जो बोल रहे वो मत सुनो, खुद पढ़ो, समझो, अपने नोट बनाओ। उनकी ज़बान से उन्होंने ये बोला, उनके नॉलेज से उन्होंने ये बोला, हमारी नॉलेज से हम कुछ और समझेंगे। सेम चीज़ गीता ने कही है, सेम चीज़ सूरज बरजाते जी के साथ में जब काम करती हूँ मैं सोचती हूँ ये लर्निंग एक्सपीरियंस है। वो भी यही कहते हैं, ख़राब को अच्छा करना हमारे हाथ में होता है। दिस इज हाउ इट इज। एक्चुअली अब ट्रू मीनिंग समझा है, बिकॉज रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई थी केरला स्टोरी 2। उसमें एक हीरोइन का स्टोरी बताया था कि शी वॉज एन इन कंटेंट क्रिएटर। वो डांस करना उसे बहुत पसंद था, डांस रील्स बनाती थी, और हिंदू लड़की थी और जो मुस्लिम लड़के ने उसे फंसाया था, और उसने ये चीज़ फिल्म के अंदर बोला है कि हमारे में डांस हराम होता है। तो लोग वही देख के एजुकेट होते हैं और
ये चीज़ें। मैं वही कह रही हूँ। मैंने केरला स्टोरी 1 देखी है, 2 नहीं देखी। ओके। मैं इसे जहालत कहूँगी। जो दिखाया जा रहा है ना, वो भी वही दिखाया जा रहा है जो सुनते हैं। अगर हम किसी धर्म के बारे में कोई बात करते हैं तो उसका नॉलेज तो लो। अगेन मैं कहूँगी मेकर्स से कि सिनेमा इज़ अ वेरी बिग माध्यम टू शो एंड स्प्रेड अच्छाई बुराई, हर एक धर्म को आप कितना गलत। सिनेमा बहुत बड़ा मीडियम है। जब फिल्में बनना शुरू हुई थी तब पॉलिटिकल पार्टीज फिल्म को फंड करती थी एक चीज़ बताने के लिए। आज़ादी के लिए भी लोगों तक मैसेज इनडायरेक्टली फिल्मों के थ्रू जाता था, स्टेज शोज़ के थ्रू। क्योंकि मैं बहुत पढ़ती हूँ, मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है सिनेमा को लेके भी, और हर चीज़ को मैं पढ़ के समझती हूँ। तो ये इतना बड़ा मीडियम है और आप गलत कैसे बोलते हो? क्यों बोलते हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको सपोर्ट कर दिया तो आपने गलत बोल दिया? आप पढ़ो तो सही, इस्लाम कहता क्या है। आपने मुंह उठा के बोल दिया गलत है, या किसी इस्लामिक फिल्म ने मुंह उठा के बोल दिया हिंदू गलत है ना? कुर्बानी करते हो तो क्षत्रिय लोग तो कुर्बानी करते आए, काली माता के लिए तो कुर्बानी बलि दी जाती है, यही बलि है, गाय के बछड़े काटे जाते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि मुसलमान लोगों ने ये किया। अरे मुसलमान हिंदू सदियों से जो आ रहा है हम उसी को फॉलो करें। ये बुरे अच्छे नहीं है, मुसलमान बुरा हो गया, हिंदू बुरा हो गया, नहीं। आप मुसलमान को ही बुरा दिखा रहे हो क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जिसके जिहादी लोग आ गए, जिसके लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा, क्योंकि वो भी जाहिल थे इसलिए उन्होंने जिहाद के नाम पे ही लोगों को मारा। वो गलत थे। कि वही मुसलमान है जो खुद पढ़ते नहीं है और जो इस्लाम के बड़े मौलाना ने बोल दिया कि हम जिहाद का मतलब होता है अच्छाई के रास्ते में अपने आप को इतना डाल देना कि उसमें आपका सर भी कट जाए तो गलत नहीं है। जिहाद का असल मतलब है ह्यूमैनिटी के फ़ायदे के लिए लड़ी गई जंग को जिहाद बोलते हैं। ये वो जंग है जो इस्लाम के लिए नहीं, इंसानियत के लिए लड़ी गई। जो जंग इंसानियत के लिए लड़ी जाए और इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जान चली जाए, उसे कहते हैं जिहाद। इसके मतलब कोई गलत कर दिया लोगों ने, लव जिहाद बना दिया। जिहादी ये है जो एरोप्लेन घुसा दिया। अरे वो पॉलिटिक्स है, वो जिहाद नहीं है। एक कम्युनिटी जिसके अंदर जज्बा ज़्यादा है उसको पकड़ लिया, क्योंकि हाँ मुस्लिम्स में बहुत जज्बा है, सेम अपने हिंदू भाइयों में भी, क्षत्रिय लोगों में बहुत जज्बा है। तो जो पकड़ में आ गया उसको पकड़ा। हमारे ही लोगों ने जिहाद डाल के गलत बोल दिया। तो जब हमारे अपने लोगों ने गलत किया तो फिर पूरी दुनिया उसे गलत क्यों नहीं बोलेगी? सेम केरला स्टोरी में जो बोला गया है वो गलत है, वो सही इस्लाम नहीं है। वो गलत मौलानाओं ने पढ़ा, गलत स्प्रेड किया, गलत अभी आप बना रहे हो, पढ़ रहे हो। आप अगर ये कहानी बना रहे हो और अगर आपको रॉन्ग मैसेज नहीं देना है तो आप क्या करोगे? इंग्लिश में भी कुरान का मीनिंग आता है। 1400 साल पुरानी किताब है जो आज तक एक वर्ड चेंज नहीं है, वो है कुरान, है ना? जैसे रामायण नहीं बदला, वाल्मीकि ने लिखा तब से वो रामायण चला आ रहा है ना। कुरान भी 1400 साल हो गए लिखा है प्रॉफिट मोहम्मद के वक्त। तो उसको पढ़ लो ना, हिंदी में भी है लिखा हुआ, संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी है। एटलीस्ट आपके असिस्टेंट्स को तो बोल दो कि पढ़ ले भाई। तो आप 2-4 लोगों को पकड़ लिया आपने, वो कहानी बनाई, इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट राइट। तो मैं फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ फिल्मों के बारे में बात करती हूँ। तो आपने गलत लिख दिया, गलत पिक्चराइज भी कर दिया, क्या आपकी हिम्मत है देखो, और फिर डाल भी दिया। बहुत मुसलमान नहीं बोले क्योंकि हर बार चिल्लाना, बोलना, अपने आप को साबित करना, ये अच्छी बात नहीं है। आप साबित जब करते हो जब आपको लगता है कि 70% मैं सही हूँ, 30% गलत हूँ। जब आप 100% सही होते हो आपको लगता है छोड़ दो। तो वो केरला स्टोरी भी वही है, उसमें जो कहा गया है वो पूरा 100% सही नहीं, गलत है। क्योंकि अगर हम हिंदू और मुस्लिम की बात किया जाए, आफ्टर रिलीजिंग मूवीज लाइक केरला स्टोरी 2, केरला स्टोरी, धुरंधर नाउ, और जो लेटेस्ट इशू चल रहा है फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच में, काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। तो क्या कहना चाहिए आप उसके? मैं कहूँगी थरो पॉलिटिक्स है। धुरंधर मैंने देखी नहीं है, जो सुन रही हूँ, क्या उन्होंने उस माइंडसेट से बनाया, क्या हम उस माइंडसेट से देख रहे? इट्स अ मूवी, मूवी की तरह देखो। एक मेकर इतनी मेहनत करता है पीछे से, उसको देखो। प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, रील के लाइक ज़्यादा आने के लिए, सीन ज़्यादा, आधा तो वही लोग कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं करते, गलत करते। तो आई वुड से एक फ़िल्म बहुत मेहनत से बनती है,
मैंने देखी नहीं है फिल्म, मैंने धुरंधर 1 देखी। मैं बिल्कुल ऑडियंस की तरह देख रही थी और मुझे बहुत पसंद आई। मैं धुरंधर भी थिएटर में जाके देखूंगी और आई एम श्योर कि इतना आदित्य धर इज सच अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, उसने अलग माइंडसेट से बनाई। लेकिन आप किस माइंडसेट से देख रहे हो, या आप किस संस्था से रिलेटेड हो, या आप किस मौलाना के साथ बैठ रहे हो, वो आप उस तरह देख रहे हो, इसलिए आपको वो दिख रहा है। कई बार आंखों देखा कानों सुना भी झूठ होता है। हम बचपन से सुनते आए कि आंखों देखा और कानों सुना झूठ नहीं होता। नहीं, झूठ होता है, आज के ज़माने में होता है, क्योंकि आप एआई से उसको बदल देते हो। हाँ, तो आप बदल देते हो, तो आप वही बोल रहे हो जो आपकी संस्थाएं बोल रही है। मैं जाके देखूंगी ना, आई एम 100% श्योर कि इट्स अ मूवी, इट्स अ नाइस मूवी। रणवीर सिंह बहुत अच्छा काम करता है, डायरेक्टर बहुत अच्छा है, मुझे अच्छी लगेगी, मैं देखूंगी। प्रोपेगेंडा नहीं है। हाँ, केरला स्टोरी एक जात को गलत बता रही है, क्योंकि वो जो लड़के उस में काम कर रहे हैं मुसलमान का, उनके ऊपर जो लोग उनको वर्गला रहे हैं, जो उनके माइंड को बदल रहे हैं, वो लोग हैं। या तो गरीब तबके से उठाए हुए लड़के होते हैं ये, या तो फिर 5 वक्त के नमाजी, नया जोश नया खून, जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, उनको पकड़ लेते, उनको गलत बता देते कि तुम जिहाद कर रहे हो और तुम करबला के शहीदों में आपकी गिनती होगी। करबला की वो जंग है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने इंसान को बचाने के लिए की। उस वक्त मुसलमान, इस्लाम ये सब नहीं था। उस वक्त दुनिया बनी थी और दुनिया के कुछ लोग बच्चों को, लड़कियों को दफना रहे थे, जला रहे थे, औरतों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ये ज़ात नहीं थी, ये इस्लाम, ऐसे लोग थे। और प्रॉफिट मोहम्मद ने करबला की वो जंग अजीम लड़ी इंसानियत को लेके, और उसको कहा कि जितने मरे हैं वो शहीद है। शहीद उसे कहा जाता है जिनको गुनाह नहीं हो, मरने के बाद आपको ऊपर गुनाह सवाब पूछेगा नहीं, सीधा जन्नत में भेज देंगे, आप शहीद हो। शहीद वो है जो जिहाद के लिए या अच्छाई के लिए, किसी औरत, एक गुनहगार बंदा है, उसको बोला गया तू बहुत गुनहगार है, तुझे तो मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो तूने इतने लोगों को कत्ल कर दिया, ऐसा कर दिया। और उसने देख लिया कि एक लड़की मरी है और एक बंदा सबके घुस जाने के बाद कब्र में से उसको निकाल के उसका रेप कर रहा है। बोला जीते जी तू नहीं मिली मुझे, मरने के बाद तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये गुनाहगार बंदा सोच रहा है कि यार एक और गुनाह करना पड़ेगा, चलेगा, एक और गुनाह सही, लेकिन मैं इसको ये करने नहीं दूंगा। उसने वो बंदे को पकड़ा, उसकी गर्दन उड़ा दी और ऊपर से आवाज आई कि तू इतना गुनहगार था, तेरी सारी गुनाहें माफ हो गई। करेक्ट। उसको आपकी क्या अदा पसंद आ जाए आपको नहीं पता। आपको अच्छा इंसान अच्छा होना जरूरी है, बाकी वो देगा। वो क्या सोर्स है, वो हिंदू है, मुसलमान है, वो एक पावर है, वो है वहां पे, वो आपको देगा। तो ये जो बच्चे केरला स्टोरी में दिखाए जा रहे हैं, ओरिजिनली ऐसा हुआ होगा तो उनको भी एक्सप्लॉइट किया गया, गरीबी की वजह से, घर में खाना नहीं है इसकी वजह से, कुछ रीज़न की वजह से हमारे तबके के लोगों ने उनको गलत बना दिया और बोल दिया तू मरेगा ना बेटा तो तू नहीं, तेरी माँ बाप भी जन्नत में जाएगी। वो बेचारा आ गया, गलत कर दिया उसने, ये नहीं सोचा मेरी बहन के साथ भी गलत होगा। तो ये वो लोग हैं जो जहालत में जी रहे हैं, जिन्होंने कुरान खुद से पढ़ा नहीं है। तो आई वुड से दैट पढ़ो, खुद पढ़ो, जिस धर्म को फॉलो कर रहे हो उसकी किताबों को खुद पढ़ो, तब आपको सही गलत पता चलेगा। लेकिन हिंदू और मुस्लिम की अगर हम बात किया जाए तो काफ़ी क्लिप्स मैंने सोशल मीडिया पे भी देखी है जहाँ पर कोई मुस्लिम अगर फिल्म देखने जाता है तो स्टार्टिंग में आता है स्टैंड अप फॉर नेशनल एंथम, बाकी सब खड़े होते, वो खड़े ही नहीं होते। जाहिल है, जाहिल है, उनको तो इस देश से निकाल देना चाहिए। क्यों रह रहे हो इंडिया में? मैं हूँ तो बोलूँगी लाओ पासपोर्ट वापस दो, राशन कार्ड वापस दो, चलो जाओ, पाकिस्तान तुमको कबूल करता है, जाके रहो। नहीं, मेरी मम्मी को खड़े रहने नहीं होता था, बैक का ऑपरेशन हुआ था, उनका जज्बा देखो हिंदुस्तान को लेके। मेरी मम्मी गई देखने, मैंने बोला मम्मा तुम मत खड़े हो, पकड़ो मुझे, मैं खड़ी होंगी। ऑपरेशन के टाके खुले, कुछ 1 महीना 2 महीना हुआ है, 1 महीना नहीं कुछ 6 महीने हुए होंगे, सॉरी। मैं उनको ले गई, वो खड़ी हो गई, मैं पकड़ के खड़ी रही। वो भी तो मुसलमान है, कुरान पढ़ी हुई है, इस्लाम को बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने हमें। तो ऐसे भी लोग हैं। और उसी थिएटर में एक दिन ऐसे भी बंदे को देखी पैर लंबा करके बैठा है, वो हिंदू था मुसलमान था मुझे नहीं पता, सीधा बोलते हैं क्या हुआ, 10 लोग कूद पड़े उस पर, उनमें मैं भी थी। उठो, हिंदुस्तान है हमारा, जान देना पड़े देंगे। आर्मी में जो लोग मरते हैं, मुसलमान को पहली गोली लगी, हिंदू को बाद में, या हिंदू को पहले लगी, ऐसा नहीं होता। खून बहता है, उनका भी हमारा भी। खून हिंदू का हो मुसलमान का हो, खून तो एक ही है ना। तो ऊपर वाले ने बनाने में डिफरेंस नहीं किया, हम डिफरेंस करते रहते हैं। तो बस यही बात है और कुछ भी नहीं।
लेकिन एक्टर्स की बात किया जाए तो अपार्ट फ्रॉम सलमान खान, जो एक्टर्स ऐसे हैं अभी इंडस्ट्री में जिनके साथ आपने कभी काम नहीं किया है, किसके साथ काम करना आप पसंद करोगे? शाहरुख खान। असिस्टेंट डेज में बहुत काम किया उनके साथ, एक गाना कर लिया बादशाह फिल्म में। जीप के ऊपर मैं टोपी निकाल के नाच रही थी। आई वॉज इन स्कूल दैट टाइम एंड यू नो ही टुक माई शॉट्स एंड ही टॉट मी। शाह भाई, आई कॉल हिम शाहरुख भाई। उनके साथ कभी काम नहीं किया, तो कभी मौका मिलेगा। बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं उनकी। सलमान भाई, शाहरुख भाई। सलमान भाई के साथ तो तकदीर में काम मिला, थैंकफुल टू हिम। शाहरुख भाई के साथ काम नहीं किया, उनके साथ करना चाहूँगी। माधुरी दीक्षित, मैं डाई हार्ट फ़ैन ऑफ माधुरी। बचपन से सरोज खान, माधुरी दीक्षित के गाने देख देख कर इनफैक्ट आपने मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मेरी पहली फिल्म भी वो थी। वो हाँ भी मैंने बहुत छोटी थी, मैं करना नहीं चाहती थी, कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी। वो फिल्म का नाम फिल्म देख कर के सरोज जी और माधुरी दीक्षित के उसके ऊपर फिल्म है वो की, लेकिन कभी उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। शी इज़ द, आई थिंक अगर मेल में गोविंदा इतना ग्रेसफुल है तो फीमेल में माधुरी दीक्षित जैसा कोई नहीं। और टेक्निकली करेक्ट श्रीदेवी जी जो गुजर गई, उनके गुजरने के बाद मैं बहुत रोई थी कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई। तो आई वॉन्ट टू वर्क विथ ऋतिक रोशन। वेरी गुड डांस। या जो मेरी डांस और कोरियोग्राफी को समझने की स्किल है, यू नो, मुझे लगता है शाहिद कपूर इज़ अ वेरी गुड डांसर। बट या शाहरुख खान एंड माधुरी दीक्षित, आई वॉन्ट टू वर्क विद बोथ ऑफ देम। ये मेरा ड्रीम है और ये तो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, ये होगा। होगा अगेन इसमें होगा तो हो जाए। ओके, एक फनी क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोरियोग्राफी। हमने काफ़ी कोरियोग्राफर्स को देखा है, वो जो काउंटिंग्स देते हैं, दैट इज 5 5 5 6 7 8, वाई 5 to 8? सो आई नेवर से 5 to 8, ये भी एक लॉजिक है। ओह 5 6 7 8, आई डोंट, आई से 1 2 3 4। ओह यस। सो अभी जो लोग, जो कोरियोग्राफर स्टेज से आके डायरेक्ट कोरियोग्राफर बन रहे हैं, वो सारे लोग 5 6 7 8 बोलते हैं। करेक्ट। लेकिन जो इंडस्ट्री में फिल्म्स को समझ के असिस्टेंट रह के आए हैं, जिन्हें पता है, जिन्होंने पुराना ज़माना और आज का ज़माना दोनों देखा है, उनको पता है कि 1 2 3 4 क्या है। तो 1 2 3 4 जो हमारे कोरियोग्राफर जो पहले होते थे, PL राज, बड़े बड़े कोरियोग्राफर जिनका नाम भी ऐसे लिया जाता है, तो ये सारे कोरियोग्राफर क्लासिकल मास्टर्स होते थे, जो क्लासिकल में महारत हासिल करते हैं, जिन्होंने 8 साल से लेकर 16 साल 20 साल 22 साल क्लासिकल डांस सीखा है। ये वो मास्टर्स होते थे पहले फिल्मों में, उन्हें कोरियोग्राफी दी जाती थी। तो वो लोग मास्टर्स होते थे जो अपने डांस को सीखा हुआ है इतना, उनको मास्टर्स बोलते थे। इसलिए मास्टर जी कोरियोग्राफर्स को बोलना चालू किया है हाँ, कि उनको मास्टर जी बोल के ही बुलाया जाता है। फिर मैं जब असिस्टेंट बनी तो गणेश आचार्य जी, गणेश हेगड़े, प्रभु देवा, इनको मैंने असिस्ट किया, इनको भी मास्टर जी बोल के बुलाया जाता है। फिर मैं जब कोरियोग्राफर बनी तो मैंने वो ज़माना भी देखा है जहाँ पे 1 2 3 4 बोलते थे। मैंने पूछा भी अपने एक मास्टर से कि 1 2 3 4, क्योंकि मैं गणेश हेगड़े जी के साथ स्टेज करती थी। स्टेज इज़ माई बेस। स्टेज से शुरू करके मैं फिल्म में आई, वहाँ पे हमेशा 5 6 7 8। अब फिल्म में आई तो गणेश मास्टर जी बोलते थे 1 2 3 4। मैंने कुछ लोगों से पूछा ड्यूरिंग द असिस्टेंट पीरियड कि वाई लाइक दैट। जैसे क्लासिकल मास्टर्स यूज्ड टू से दैट वी आर स्टार्टिंग। गाना बनने के बाद, गाना बनता है तो म्यूजिक डायरेक्टर्स भी उस वक्त बोलते थे 1 2 3 4, क्यों देते थे, एंड 1 2 3 4। तो सब लोग, हम पहला बनाते हैं 1 2 3 4, इसलिए हम पहले देते हैं 1 2 3 4, क्योंकि हम गाने को शूट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, बार का काउंट दे रहे हैं, एंड 1 2 3 4। फिर वो स्टेज पे जब करते थे लोग, तो स्टेज पे 5 6 7 8 किए हुए गाने को आप दोबारा कर रहे हो। ये लॉजिक था तब का। अब ये लॉजिक ज़्यादा लोगों ने बोला नहीं है, ये बाहर नहीं आया। जो मैंने कुछ लोगों से सुना कि हम 5 6 7 8 नहीं बोलते हैं, शुरुआत हम करते हैं इसलिए 1 2 3 4 हम बोलेंगे, क्योंकि हम शूट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ पे स्टेज पे जाके 5 6 7 8 बोलते हैं, क्योंकि 5 6 7 8 स्टेज केम फ्रॉम, पहले वहाँ से भी आया है, वेस्ट से बहुत कुछ आया है, तो हम 5 6 7 8 स्टेज पे बोलते हैं। फिर मैंने शुरू किया तो मैंने 1 2 3 4 बोलना शुरू किया। अब जाके जब ज़माना बदला, पिछले 5 6 साल से जब रियलिटी शोज़ आने लगे,
आई थिंक 10 साल हो गए। रियलिटी शोज़ के जो कोरियोग्राफर्स डायरेक्ट आ गए, उनको डायरेक्ट चांस मिल गया। तो अगर एक रियलिटी शो में फाइनलिस्ट अगर 10 लोग होते हैं, एक जीतता है, बाकी 9 कोरियोग्राफर बन जाते हैं। अब वो स्टेज से डायरेक्ट यहाँ आ रहे। स्टेज की कोरियोग्राफी बहुत डिफरेंट होती है, उसमें सीधे ऑडियंस से बात करना है, वहीं पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है, एक ही एंगल है, लोग ऐसे देख रहे हैं तो आपका एक ही एंगल है, तो वहीं पे एंगल करना है। वहाँ पे फिल्मों में ये एक्सप्रेशन आया, वहाँ नहीं दे सकते। वहाँ पे अगर करना है तो ऐसे करेंगे या यूं करके यूं करेंगे वेस्टर्न में, क्योंकि लोग इतने वाइड में देख रहे हैं। फ्रंट रो भी आपके स्टेज से कम 15-20 पीछे होती है, तो हमें वाइड डांस करना होता है। तो स्टेज का नॉलेज अलग है, लेकिन फिल्म का नॉलेज इज कोरियोग्राफी इज डिफरेंट, बिकॉज फिल्म का कैमरा आपको एक आँख भी कैप्चर करता है, 2 आँख भी, इतना चेहरा भी, ये भी और वाइड भी। तो हमारे पास आज़ादी होती है एक्सप्रेशन की, कोरियोग्राफी की, और हम शुरुआत करते। तो ये डिफरेंस है स्टेज। तो स्टेज कोरियोग्राफर जब फिल्म्स में आने लगे तो उनको ये एक एंगल पता है। बहुत कम है स्टेज के कोरियोग्राफर जो अभी रेमो, गीता कपूर, सीजर बॉस्को, राजू खान जी, वैभवी, ये सारे उस ज़माने से आते, ये सब मेरे सीनियर हैं, आई हैव लुक्ड अप टू देम। ये सब उस ज़माने से आते हैं, इन्हें पता है फिल्म की कोरियोग्राफी क्या होती है। इसके बाद का जो लौटा, एक पीयूष थे कोरियोग्राफर, अच्छे हैं, अभी भी है, फराह मैम के असिस्टेंट, फराह मैम के असिस्टेंट बोलो, गणेश आचार्य के असिस्टेंट, प्रभु देवा जी के असिस्टेंट, ये जो असिस्टेंट निकले, विष्णु देवा इज़ अ गुड कोरियोग्राफर। ये सारे कोरियोग्राफर्स जो है इनको पता है क्योंकि इन्होंने बेस देखा हुआ है। लेकिन अब इनको पता है क्योंकि ये फिल्म पे काम कर, जो लोग स्टेज से आते हैं उनको ये एंगल पता है, तो वो स्टेज की तरह गाना करने लगे। ये भी एक रीज़न है कि गानों की लाइफ 60 सेकेंड रील तक रह गई है, क्योंकि 60 सेकेंड की रील अच्छी बना देते हैं स्टेप, उसके बाद का गाना देखने के लायक नहीं होता। ये तो हमारे काफ़ी कोरियोग्राफर्स करते हैं कि आप पूरा गाना देखो, आपको 4 से 7 शॉट अच्छे दिखेंगे, उसके बाद का ध्यान नहीं देंगे। तो ये बुराई नहीं है, ये उनका तरीका है काम करने का, दे आर वेरी गुड बिग। मैंने वो तरीके को नहीं अपनाया, मुझे लगा मेरा पूरा गाना जब देखा जाए तो खुशी हो। तो ये जो लोग स्टेज से आए, ये आके फिल्म के गाने करने लगे और फिर ये बोलने लगे 5, 6, 7, 8, फिर इसको एक स्टाइल आइकॉन बना दिया। हेडफोन पहन के, कपड़े अच्छे अच्छे पहन के, हमें भी रील बनाना है, फिर हम ऐसे बात करते हैं, हम ये करते हैं, हम यो है, हम विद द टाइम है, विद ये सारे रील बना के अपने आप को करने के लिए इसको स्टाइल स्टेटमेंट मान गया। तो अब जो लोग 5, 6, 7, 8 नहीं बोलते, उनको समझा जाता है कि ओह दे आर ओके, दे आर नॉट कूल। ये रियलिटी है। इससे सीधे अंदाज में आपको कोई नहीं समझा सकेगा। जिस आस वो सूरज भर जाती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि आपने बोला कि आपने काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, तो सबसे मेन है जो सूरज बरजतिया सर है, उनके साथ कैसा रहा आपका पूरा जर्नी और एक्सपीरियंस काम करना? आई हैव क्वाइट अ लॉट टू से, बट मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि जब मैं नई नई कोरियोग्राफर बनी थी, जैसे मैंने कहा ना, माधुरी दीक्षित और सरोज जी के गाने देख देख के मैं उसी तरह सूरज बरजातिया के सॉन्ग्स पे घर में मैं मम्मी को डांस करके दिखाती थी। उनके गाने मैंने प्यार किया कि हम आपके हैं कौन, ये सारे गाने देख देख कर हम बड़े हुए। और बहुत ज़्यादा मुझे ये थी कि करता कौन है ऐसे गाने। एक तो पता था कि सरोज खान एक कोरियोग्राफर है, माधुरी दीक्षित एक हीरोइन है, बट इस फिल्म में किसने गाने किया? जय बोराडे ने किया था, लेकिन हमें कहाँ समझती। तो उनके गाने देख देख के जब मैं कोरियोग्राफर बनी, जब समझी, तो मुझे बहुत दिल था इनके साथ काम करने का। आई गॉट अ कॉल वन डे एंड मेरा इंटरव्यू हुआ और बहुत सारे लोगों के बीच मुझे सिलेक्ट किया गया। तो मेरी पहली फिल्म उनके साथ थी। अच्छा, मेरे सिलेक्शन भी मेरे नॉलेज ऑफ सिनेमा पे हुआ। सूरज जी के फादर, जिन्हें मैं फादर कहती हूँ, उन्होंने कुछ सवाल पूछे पुरानी फिल्मों को लेके, तब मैंने जवाब करेक्ट दिया। सूरज जी ने कुछ पूछा, तो मेरा नॉलेज ऑफ बीइंग अ गुड ऑडियंस है, बीइंग अ वेरी क्लोजली आई वॉच सिनेमा, उसकी वजह से मेरा, क्योंकि गाने तो मैंने इतने किए, तो मेरा एक गाना उन्होंने देखा था। एक फिल्म थी यहाँ, सुजीत सरकार की पहली फिल्म थी, जिमी शेरगिल और मिनीषा, उनके साथ एक फिल्म थी, उसका एक गाना था मेरा, वो फिल्म मैंने की थी पूरी। वो मेरी दूसरी तीसरी फिल्म थी एज ए कोरियोग्राफर। वो गाना देखा था सूरज जी ने और कहा कि ये गाना किसने किया, उस कोरियोग्राफर को बताओ, इसकी अदायगी बहुत सरोज जी जैसी है। तब मुझे बुलाया, तो बहुत सारे लोगों का वो इंटरव्यू कर रहे थे, मैं सिलेक्ट हो गई, मैंने काम शुरू किया। मेरी पहली फिल्म थी उनके साथ, एक विवाह है सभी, जो विवाह के बाद आई थी, सोनू सूद को इंट्रोड्यूस किया था। एक विवाह है सभी, उसके बाद
नॉट लुकिंग बैक, प्रेम रतन धन पायो, उसके बाद ऊंचाई, उसके बाद अभी जो नई फिल्म आ रही है ये प्रेम मोल लिया, वो मैंने अभी ख़त्म की रिसेंटली। मतलब अभी भी उसका 3-4 दिन का शूट बैलेंस है। तो वो फिल्म मेरी चौथी फिल्म है। एंड देन जैसे वो जय बोराड़े जी कोरियोग्राफर थे उनके सारी पहले की फ़िल्मों के, वैसे दिन उन्होंने मुझे पहली फिल्म के बाद कहा कि अब आप मेरे साथ, जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मेरे साथ आप फिल्म कोरियोग्राफी करोगे। और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, मैं उनसे हमेशा कहती हूँ एक मेडिटेशन है। आप जब मैं उनसे कहती हूँ कि सर बहुत एक्सप्लॉइट हो गई, बाहर की दुनिया को टैकल करने के लिए आपको भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स समझना होता है, आपको भी डिप्लोमेटिक थोड़ा सा डील करनी होती है। आप कितना भी ट्राई करो, सामने वाला अगर नहीं ट्राई करा तो आपको, तो वो जब ज़्यादा हो जाए मुझे, सर प्लीज़ जल्दी फिल्म बनाओ, मुझे मेडिटेशन करना है। उनकी फ़िल्म मतलब मेडिटेशन, उनकी फ़िल्म मतलब फैमिली, उनकी फ़िल्म मतलब फैमिली लव, फैमिली बॉन्डिंग। आपको अपनी फैमिली दिखती है उनके सेट्स पे। तो उनके साथ काम करने का ये एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सीखा उनसे, सहजना, संभलना, शर्माना, एक्सप्रेस करना। मेरी जो अंदर की क्वालिटी है परफॉर्मेंस की, वो सूरज जी की फिल्म पे बहुत निखर के सामने आती है। फिर प्रेम रतन धन पायो जितनी हिट हुई, जो वो गाना हिट हुआ, उस गाने ने मुझे नेम, फेम सब कुछ दिया। उस गाने के बाद मुझे अपनी रील भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो गाना अगर मैं आपको बताऊं, आज तक यूट्यूब पे मैक्सिमम सीन सॉन्ग आज भी वही है। आज भी उस गाने को ना मैं रिकॉर्ड ब्रेक कर पाई अपने किसी गाने से, ना कोई और रिकॉर्ड ब्रेक। जितने हिट गाने हैं सबसे ज़्यादा सीन मेरी वो फिल्म का गाना है, प्रेम रतन धन पायो। आज भी वो गाने में कोई ऐसा बंदा या दुनिया का बंदा नहीं है जिसने परफॉर्म नहीं किया हो। फिल्म इंडस्ट्री, शाहरुख, काजोल, आमिर, ऋतिक, वहीदा रहमान जी से लेके बच्चे, बड़े, आम पब्लिक भी, मुझे आज भी उस गाने के लिए याद किया जाता है। वो गाना सूरज जी के साथ था। वाओ। ऊंचाई फिल्म, सारे 4 बड़े दिग्गज एक्टर थे, अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर जी और डैनी, चारों मेल एक्टर थे, पर सूरज जी ने मुझे कोरियोग्राफर लिया। सर हम दोनों मिलके फिल्म बनाएंगे, ये गाने करेंगे। तो उनके साथ काम करना, वो मेरी फैमिली है, वो मेरा घर है, मैं कुछ भी एक्सप्रेशन दे सकती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ 3-4 नाम है जिन्हें मैं बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करती हूँ। उसमें सूरज बड़जात्या जी है, सलमान भाई है, उसमें एक राम गोपाल वर्मा जी है, जिनका शुक्र है कि उन्होंने मुझे ही कोरियोग्राफर बनाया, मम्मी से बात करके एक्सप्लेन करके मुझे गाने दिए। एक वो है, और एक अनिल शर्मा जी है जिन्होंने मुझे गदर दी बैक टू बैक। वो भी बहुत भरोसा करते हैं, उन्होंने अपनी बेटे की फ़िल्म के गाने मुझसे करवाए थे, जीनियस के, जहाँ वो अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। गदर के पूरे गाने मुझसे करवाए। और उनका भी एक लेवल है, अपनी फिल्म इतने बड़े डायरेक्टर है। फिर उन्होंने वनवास फिल्म भी मुझसे करवाई, गाने बहुत चले वनवास के। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे उस वक्त पहचाना जिस वक्त लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, और आज भी वो जुड़े हुए मेरे साथ, रिपीट वैल्यू। कबीर खान जी है जिन्होंने मुझे सलमान भाई के कहने पर गाना दिया, लेकिन उसके बाद ही वाज इन टच किया। कबीर जी ने भी बहुत काम दिया, इंद्र कुमार जी है। तो ऐसे कुछ डायरेक्टर्स की लिस्ट है जिन्होंने रिपीट किया है मुझे। राजीव रुइया है, बहुत छोटी सी फिल्म बनाई थी उन्होंने, माय फ्रेंड गणेशा, वहाँ मुझे बिगनिंग में काम दिया। तो उनकी सारी फिल्में, अभी उनकी एक फ़िल्म की है घूंघट। तो एक रिश्ता बन जाता है कुछ लोगों के साथ। कुछ नाम मैं अगर बोल नहीं पा रही हूँ अभी, तो ऐसे कुछ 10-12 डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ में रिपीटेडली मैं काम कर रही हूँ। और प्रेम मोल लिया, 6 से 7 गाने हैं उसमें, आयुष्मान खुराना और शर्वरी। और वो फिल्म हमने अभी कंप्लीट की सूरज जी की। और एक साथ मैं एक फ़िल्म जब करती हूँ तो फिर एक ही फ़िल्म करती हूँ, दूसरी फिल्म पे नहीं जाती, क्योंकि उसके कैरेक्टर को समझना, बात करना, वक्त देना डायरेक्टर को। जब वो मुझे बुलाए, मैं अवेलेबल रहूँ, तो देन ही विल यूज़ मी नाइसली। तो एक पूरी फिल्म की उनका कुछ 6 महीने का प्रोसेस था। अभी वो फिल्म इस महीने ख़त्म होगी। गदर मैंने की तो 1.5 साल वो एक ही फिल्म की, गदर, प्री प्रोडक्शन से लेके शूटिंग और प्री प्रोडक्शन। वनवास की तो एक ही फिल्म की, ऊंचाई की तो एक ही फिल्म की, मन्नू क्या करेगा एक छोटी फिल्म आई थी लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी, वो भी मैंने की, तो वो एक ही फिल्म की। पूरे गाने जब करना है तो फिल्म बड़ी हो छोटी नहीं होती, फिल्म होती है, उसको रुक के समझ के स्क्रिप्ट पढ़ के। तो वैसे ये सारी चीज़ें हैं जो मैं उस तरीके से करती हूँ। इसमें दिक्कत भी आती है क्योंकि घर हमें ख़ुद को चलाना है, बाप दादा की जायदाद है नहीं, खुद घर संभालना है,
आई हैव 2 ब्यूटीफुल किड्स. मेरी बेटी का नाम दुआ है, शी इज़ 6 years. बेटे का नाम अजान है, ही इज़ 5 years. Wow, Deepika's daughter name too. शी टुक माई डॉटर्स नेम. हाँ. सो दुआ अजान, उनकी जिम्मेदारियां भी है, घर भी है, चलाना है. तो हमें खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी निकालना है, खुद ही संभलना है. तो बहुत सारे क्राइटेरियाज आते हैं, लेकिन फिर खुद कुछ चीज़ें हम खुद जब डिसिप्लिन बनाते तो उस पर चलना भी हमारा फ़र्ज़ है. किस तरह से चल रहे हो वहाँ पे आप अपना कैरेक्टर लेकर आओ सामने और काम करो. तो डिफ़िकल्टीज़ होती है, लेकिन फिर चीज़ें खुल भी जाती है जब फिल्म रिलीज़ होती है. प्रेम रतन धन पायो ने नाम दिया मुझे. जैसे मैंने एक फ़िल्म की थी पटाखा, विशाल भारद्वाज की, उस पर मैं पहली बार नॉमिनेशन में थी फिल्म फेयर में. अवार्ड नहीं मिला बट मैं नॉमिनेशन आया. फिर ऊंचाई का केटिको सॉन्ग मेरा नॉमिनेशन गया था नेशनल अवार्ड के लिए. प्रेम रतन धन पायो वॉज नेशनल अवार्ड पे. तो ये सारे रिकग्निशन ही है. अवार्ड मिलना नहीं मिलना तकदीर की बात है. और उस लेवल पे पहुंच गया, मतलब साल के 5-6 बड़े गानों में आपका गाना आ गया तो ठीक है ना. अवार्ड नहीं मिला. प्रेम रतन के लिए मुझे राजा फाल्के अवार्ड मिला है, वो एक ही जेन्युइन अवार्ड है मेरे पास. बाकी बहुत सारे अवार्ड, आजकल तो 100 अवार्ड्स हो गए हैं. अब अवार्ड नहीं मिलता तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिकग्निशन नाम पे आप क्या कर रहे हो सबको पता है. तो मेरा नाम भी आता है तो मैं जाती नहीं हूँ. वो छोटी इंसान हूँ ये बोलने के लिए, लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे रियलिटी शो में नहीं बुलाया गया उस वक्त. क्यों नहीं बुलाया गया, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. अब बुलाते तो मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि अब वो लोग भी बैठ के रियलिटी शो कर रहे हैं जिन्होंने एक फ़िल्म नहीं की है. कोई अपनी बहन को रिकमेंड कर देता है, बैठ गए. कोई किसी ने अपने असिस्टेंट्स को रिकमेंड किया, बैठ गए. तो अब रियलिटी शोज़ के जजेस की कोई वैल्यू नहीं रही है. जब मुझे ऑफ़र आया था मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं प्रेम रतन धन पायो कर रही थी. उस वक्त मुझे सोचना था कि ये करना है कि फ़िल्म करना है. मेरे पास चॉइस थी, तो मैंने फ़िल्म चुनी. आई सेड ये मेरा ज़मीन है, मेरी ज़मीन है. आई लव बिग सेट्स, आई लव बीइंग ऑन सेट्स, आई एम अ वर्कहॉलिक पर्सन. तो मैंने वो चूज़ नहीं किया. उन्हें बुरा लगा, दे डिड नॉट कॉल मी नेक्स्ट टाइम. कुछ और भी कोरियोग्राफर है जो नहीं चाहते थे मैं आऊँ. जब वो खुद प्रोड्यूसर बने तो मेरा नाम आया तो काट दिया. नहीं बनना है. देयर बिग कोरियोग्राफर्स, दे स्पोक. देयर आर गुड कोरियोग्राफर्स लाइक बॉस्को. देयर आर कोरियोग्राफर्स लाइक फारा मैम. जब प्रेम रतन हिट हुआ था सबसे पहला कॉल बॉस्को का आया. व्हाट अमेजिंग वर्क यू डन. लॉन्जी ऑस्कर तक पहुंच गए कोरियोग्राफर, ही कॉल्ड मी. ऐसे भी कोरियोग्राफर है कि तूने इतना अच्छा काम किया. अभी एक मेरा हिट गाना हुआ था चल तेरे इश्क में, गदर फिल्म का. फारा खान कॉल्ड मी एट 9 in the morning. फारा मैम कॉलिंग यू, मतलब शब्बो क्या गाना किया. एंड 10 मिनट तक शी वॉज प्रेजिंग माई वर्क. एंड वन वर्ड ऑफ हर आई विल नेवर फॉरगेट. दैट वर्ड गेव मी माई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. शी सेड आई एम सो प्राउड इन इंडिया वी हैव अ कोरियोग्राफर लाइक यू. व्हेन फारा खान सेज दैट, क्या ज़रूरत है उनको, क्या ज़रूरत है उनको कि मैं उनकी असिस्टेंट भी नहीं थी, मैं उनकी फॉलोवर हूँ. शी डिडंट नो. एंड देन दैट डे आई टोल्ड हर, आप मेरे आइडियल हो, आपको पता है. आई लुक अप टू यू एंड आई वर्क दैट आई वांट टू वर्क लाइक यू. आपके गाने देखती हूँ मैं सीखने के लिए. जैसे तूने क्या काम किया बेटा, बहुत अच्छे. उन्होंने मुझे बताया कि एक गैप नहीं छोड़ा, तूने इतना खूबसूरत गाना शूट किया. तो दिस इज़ वॉट योर रिवॉर्ड्स इट, यू नो, व्हेन पीपल लाइक. अवार्ड से भी ज़्यादा है ये तो. बस मेरे लिए वो काफ़ी है. तो यही चीज़ें हैं. Thank you so much for joining us for this conversation. It was very amazing. थैंक यू सो मच. एंड आई होप दैट कुछ सीखने वाली बातें जो लोग देखें वो सीखें, वो बाहर जाए आपके ज़रिए. एंड दैट्स अबाउट इट. थैंक यू. Thank you.